अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और नॉवेल के लिए आपका रिव्यू कैसा है वो कमेंट में लाजमी बताइएगा। आज का जो मैं नॉवेल रीड कर रही हूँ उसका जैनर है सस्पेंस बेस, फोर्स पेपर मैरिज बेस, डॉक्टर हीरोइन, रूड हीरोइन, केयरिंग ग्रीन फ्लैग हीरो है। बहुत ही मिस्टीरियस नॉवेल है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। इस नॉवेल में एक सस्पेंस भी है जो कि आपको लास्ट में पता चलेगा। इसके लिए आपको पूरा नॉवेल रीड करना होगा या फिर सुनना होगा। चलिए अपना नॉवेल अभी स्टार्ट करते हैं। कमरे में 3 नफूस होने के बावजूद मौत का सन्नाटा था। सामने बेड पर लेटे वजूद के होठों पर मुसलसल मुस्कुराहट थी, जबकि उसके सामने सोफे पर बैठे दोनों नफूस खौफ से थर थर काँप रहे थे। बाहर 4 सू सन्नाटा था। रात की तारीखी न जाने अपने अंदर कैसे भेद छुपाए बैठी हुई थी। दूर कहीं किसी जानवर की आवाज़ इस सन्नाटे में हथौड़े की तरह कानों में बज रही थी। मुआन गली में दौड़ते कदमों की आवाज़ें। बेड पर लेटा नफूस हड़बड़ाकर उठ बैठा। उससे पहले कि वो कुछ समझता, घर का गेट ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया जाने लगा था। साथ ही मिली जुली आवाज़ें थीं। सीमल 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 पुत्र, तुम ठीक तो हो? दरवाज़ा खोलो पुत्र, मैं रशीदा तेरी खाला। सीमल दरवाज़ा खोल पुत्र। मिली जुली जनाना मर्दाना आवाज़ें। सोफे पर मौजूद लड़की एकदम सीधी हुई थी जब बेड पे बैठे वजूद ने होठों पे उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। साथ ही मेज़ पर रखी पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली। सीमल पुत्र, तू ठीक तो है ना? बाहर से किसी मर्द की आवाज़ आई थी। सुनो डॉक्टर, कोई चालाकी मत करना, उठो और बाहर जाकर दरवाज़ा खोलो। पिस्तौल दूसरे हाथ में थाम कर वो बेड से उठकर उसके करीब आया था। बाहर खड़े लोगों को वापस कैसे भेजना है ये तुम्हें पता होगा। अगर मेरे बारे में बाहर जाकर जुबान भी खोली तो मत भूलना, पीछे तुम्हारी नानी मेरे कब्जे में होंगी, समझी? सख्ती से उसे घूरते हुए सोफे से उठाया। खौफ से थूक निकलती वो उठ खड़ी हुई थी। जाओ, सख्ती से धीमी आवाज़ में वो गुर्राया। सीमल कांपती टांगों से कमरे से बाहर निकल आई थी। बाहर निकलते हुए उसके जहन में सिर्फ एक ही मंजर था, नानी की कनपटी पर रखा हुआ उसका पिस्टल और खौफ से बचीन हुई नानी की आंखें। बाहर दरवाज़ा और ज़ोर से धड़धड़ाने लगा था। खुद पर काबू पाते हुए आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोला। शुक्र है सीमल, तू नज़र तो आई, वरना हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने लगे थे। रशीदा खाला उसे सही सलामत देखकर तेज़ी से बोली थी। क्या हुआ खाला? इतने रात गए आप लोग और ये पुलिस? तभी उसे एहसास हुआ था कि वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। हकलाते हुए पूछा था, सीमल, हमारे गांव में बहुत बड़ा डाकू घुस आया है। पुलिस को रिपोर्ट मिली है। वो उन्हीं घरों में से किसी एक घर में घुसा है। सारे घरों में चेक कर रहे हैं ये लोग। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा था। सीमल का दिल चाहा, दहाड़े मार के रोए और उन्हें बताए कि वो ऐन उसके घर में मौजूद है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। खौफ से एक नज़र पीछे देखा। सुर्ख आंखें लिए हाथ में पिस्टल थामे वो उसे ही देख रहा था। नहीं, हमारे घर तो कोई भी नहीं आया। मैं और नानी तो सो रही थी। मुसलसल खुद पे जमी सुर्ख आंखें उसे डिस्टर्ब करने लगी थी। देखिए मोहतरमा, कुछ देर पहले आपने फायरिंग की आवाज़ तो सुनी ही होगी ना? हमने उसे इसी सीमत भागकर आते हुए देखा है। अगर कोई मसला परेशानी हो तो प्लीज़ बताएं। पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ मौजूद है। उसे हकलाते देखकर एक पुलिस वाला आगे बढ़ा था। सीमल खौफ से पहले पीली पड़ गई थी। दरवाजे के पीछे खड़े शख्स ने अचानक ही पिस्टल अपनी ही कनपटी पर रख ली थी और इशारा अंदर नानी की तरफ किया था। नहीं प्लीज़, वो बखला उठी थी। जी? पुलिस वाला नासमझी से उसे देखने लगा था। मेरा मतलब है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अगर कोई मसला हुआ तो ज़रूर आपको बताऊँगी। चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए वो बोली थी। पुलिस वाला मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए अपने आदमियों को वापसी का इशारा करने लगा। अच्छा पुत्र, कोई मसला हो तो ज़रूर दरसी। खाला रशीदा उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली थी। सीमल ने सर अज़बात में हिलाया था। आहिस्ता आहिस्ता मजमा हटने लगा था। सीमल के धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ाई थी और भागती हुई नानी के रूम में चली आई। नानी, आप ठीक तो है ना? सोफे पे बेसुध पड़ी खर्राटे लेती नानी को हिलाया था। तभी पीछे वो भी चलाया था। अरे क्या कर रही हैं डॉक्टरनी? नानी जाग जाएंगी, बेचारी सो रही हैं, सोने दें, ख्वाह ही तंग कर रही हैं। दिलकशी से मुस्कुराता हुआ वो बेड पे बैठते हुए बोला था। आपने मार तो नहीं दिया ना नानी जान को? खौफ से नानी की सांसें चेक की। बेड पे बैठे शख्स के मुंह से ज़ोरदार कहकहा बरामद हुआ। सीमल ने सचपटाते हुए उसे देखा। रियली? मरा हुआ बंदा भी खर्राटे लेता है?
सॉरी, आपको डॉक्टर होने की डिग्री किस पागल ने दी है? सीमल ने घूर कर उसे देखा था। मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप जा सकते हैं, गुस्से से उसे घूरा था। सॉरी, बट मैं अभी यहीं हूँ, कहीं नहीं जा सकता। आपने देखा ना, बाहर पुलिस मौजूद थी। आराम से बेड पे नीम दराज हुआ। क्या मतलब? जब तक पुलिस नहीं जाएगी आप हिलेंगे भी नहीं? और अगर 10 दिन पुलिस बाहर मौजूद रही, आप 10 दिन यहीं रहेंगे? कमर पे हाथ रखे वो गुस्से से बोली थी। मजबूरी है, कंधे उचकाता हुआ वो मज़े से बोला था। बाय द वे, आप डॉक्टर हैं, फर्स्ट एड बॉक्स तो होगा ही आपके पास। दरअसल मुझे ड्रेसिंग करनी है। अपने कंधे की तरफ इशारा किया जहाँ से खून निकल निकल के बाकायदा अब जम चुका था। सीमल ने खामोशी से किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके सामने रख दिया। उसने पिस्टल टेबल पर रखकर बॉक्स सामने किया, फिर शर्ट के बटन खोलकर बेदर्दी से होंठ भींचे। खून से जमी हुई शर्ट को जख्म पर से खींच खींच कर उतारने लगा। सीमल, जो इस दौरान सोफे पर बैठ चुकी थी, उसे जानवरों की तरह ड्रेसिंग करते देखकर बेसाख्ता आगे आई। उफ अल्लाह, कसाई तो नहीं रह चुके आप, ऐसे करते हैं ड्रेसिंग? खफगी से उसे घूरा, फिर आगे बढ़कर कैंची उठाकर एहतियात से जख्म के आसपास से शर्ट काटने लगी। अगले 10 मिनट में उसका जख्म साफ करके ड्रेसिंग कर दी। शुक्र करें गोली कंधे को छूकर निकल गई, अगर कहीं अंदर मौजूद रहती तो अब तक आप ऊपर पहुंच चुके होते। ड्रेसिंग के साथ साथ नसीहत भी की, नसीहतें भी दी जा रही थी। मुस्कुराहट दबाए वो चुपचाप सुनता रहा। ड्रेसिंग से फारिग होकर अलमारी से मामू की एक ढीली ढाली शर्ट निकालकर उसे थमा दी। थैंक यू, बहुत बहुत। अब आप सो जाएं, रात बहुत हो चुकी है। मुझे जैसे ही लगा खतरा टल गया है, मैं रात के किसी पहर यहाँ से चला जाऊँगा। यकीन करें, आपके घर से कोई चीज़ नहीं चुराऊँगा, आप आराम से सो सकती हैं। खफी से खुद को घूरती नज़रों से देखती सीमल से वो शरारत भरे अंदाज में बोला था, फिर टेबल से पिस्टल उठाकर जपाक से बाहर निकल गया। खौफ से सारी रात वो नानी से चिपकी बैठी रही और वो बाहर लॉन्ज में मज़े से धीमी आवाज़ में टीवी लगाकर बैठा रहा। कितनी ही देर वो इंतज़ार करती रही कि वो अभी आके कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, फिर वो आराम से सो जाएगी, मगर उसका इंतज़ार ही रहा। ना जाने वो किस पहर सो गई थी। अगली सुबह उसकी आँख खुली, मुंदी मुंदी आँखों से घड़ी को देखा जो 8:30 बजा रही थी। ओ माय गॉड, इतना टाइम हो गया। कंबल फेंकती हुई वो वॉशरूम में जा घुसी, भागम भाग मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और कमरे से निकल आई। अगले ही लम्हे उसे ठिठक कर रुकना पड़ा। सामने ही लॉन्च के सोफे पर चादर ओढ़े वो सो रहा था। ओ, ये अभी तक यहीं है? वो उसे देखते हुए बोली। धीरे धीरे बगैर चाप पैदा किए किचन में चली आई और अपने और नानी के लिए नाश्ता बनाकर ट्रे में रख कर वो कमरे में चली आई थी। वो अभी तक पड़ा सो रहा था। नानी को नाश्ता कराते वो मुसलसल यही सोचती रही कि वो नानी को उसके पास अकेले छोड़कर हॉस्पिटल कैसे जाए। आखिर नाश्ते के बर्तन समेटते हुए वो फैसला कर चुकी थी कि नानी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगले 2 दिन भी उसकी यही रूटीन रही। तीनों टाइम का खाना बेडरूम में ले जाती और आते जाते लाउंज में बैठा उसे देखता, फिर अपने मोबाइल में मगन हो जाता। चौथे दिन सुबह ही सुबह वो नाश्ता बना रही थी जब वो चला आया। सुने, सीमल ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। आप इतने दिनों से हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही? उसे मुतवज्जा देखकर वो अंदर चला आया। आपसे मतलब? माथे पे शिकने डाले घूर के उसे देखा। वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिया। देखो डॉक्टर, अगर तुम मेरी वजह से नहीं जा रही हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगले कई दिन या शायद कई हफ्ते यहाँ से नहीं जाऊँगा। सीमल ने खौफज़दा नज़रों से उसे देखा था। देखो, जब भी मुझे लगा खतरा टल गया है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इसके लिए मुझे इंतज़ार करना है ऑर्डर का। जैसे ही मुझे पीछे से ऑर्डर मिला, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और अगर तुम्हें कोई ख़तरा है मुझसे तो यकीन करो डॉक्टर, डाकू ज़रूर हूँ मगर अपने पे एहसान करने वाले को कभी नहीं भूलता। तुम्हारे बहुत से एहसान हैं मुझ पे। मुझे पनाह दी, मेरा इलाज किया, मुझसे बेखौफ खतरे तुम हॉस्पिटल जा सकती हो। मैं जब तक हूँ तुम्हारी नानी का ख्याल रखूँगा। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो डॉक्टर। किचन के दरवाजे से टेक लगाए वो सीमल से मुखातिब था। सीमल ने आंखें उठाकर उसे यूं देखा जैसे कह रही हो कि एक डाकू पे एतबार क्यों करूं। वो काफ़ी देर उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, मगर वो चुपचाप खड़ी अपना काम करती रही। वो गहरी सांस भरता, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी कहता बाहर निकल गया। और अगली सुबह उसकी बातों का असर था या कुछ और। नानी को जल्दी जल्दी नाश्ता करवा कर वो हॉस्पिटल चली आई। आते हुए थोड़ी देर के लिए उसके करीब रुक कर, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, चौकीदार आजकल छुट्टी पे है, कहकर चलती बनी। सोफे पे नीम दराज वजूद ने हैरत से उसे जाते देखा, यानी वो उस पर एतबार कर रही थी। और फिर ये रोज़ वो सुबह ही सुबह नानी को नाश्ता करवा कर उसका बना कर रख जाती, सारा दिन हॉस्पिटल में गुजार कर वापस आती। आके वो कभी नानी के साथ लूडो में कैरम्स भी, कभी शतरंज खेलता,
मिलता। कभी कोई डिश बनाई जा रही होती और उसे देख कर नानी जैसे ही खिल उठती। सिमी, आओ आओ, बड़ी मज़े की गेम है, तुम भी खेलो। सिमी बेटा, ज़रा ये कबाब तो चखना, श्याम ने इतने मज़े के बनाए हैं। और ये फ्रूट राइफल, मैं तो कहती हूँ कि इससे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता, बनाता ही नहीं है। वो चुपचाप सुनने जाती। नानी जान दुनिया जहान की बातें उससे किए जाती जैसे वो उन्हीं का सगा बेटा हो। अंदर ही अंदर वो गुस्से से बल खाए जाती मगर बोलती कुछ भी नहीं। नानी, आप तो अभी भी गज़ब ढाती हैं, जवानी में आपका क्या हाल होगा। ओफ, काश इस वक्त मैं भी होता। वो सर्द आहें भरता, दिल पे हाथ रखता, वहीं ढेर हो जाता। नानी शर्माती लज जाती, अपनी नौजवानी के किस्से छेड़ बैठती। वो तौबा इस्तग़फ़ार करती, उसे घूरती, वहाँ से उठ जाती। वो शरारत से उसे जाते देखकर नानी को छेड़ता था। नानी, आप तो अच्छी खासी बाज़ौक़ खातून हैं, ये मोहतरमा किन पे चली गई हैं। और नानी सर्द आहें भर कर रह जाती थी। हक बा क्या बताऊं बेटा, अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना जी को, बिल्कुल ऐसे ही थे, ठस इंसान। वो नानी के ठस कहने पे ज़ोरदार कहका लगाता और अंदर रूम में वो जल जाती। फिर नाना नानी जी के किस्से शुरू हो जाती और वो भी मज़े से कलाम किए जाता। वो कुड़ कर रह जाती। क्या नानी जानती नहीं है कि वो कितना खौफनाक डाकू है। पिस्टल है इसके पास, कैसे मज़े से साथ लग के किस्से सुनाए जा रहे हैं। मगर परवाह किसे थी। सिर्फ यही नहीं, उस दिन वो हॉस्पिटल के लिए निकली जब बीच गली में खाला रशीदा से मुलाकात हो गई। अरे खाला, आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई, नानी बहुत याद करती हैं आपको। बस क्या बताऊं बेटा, आजकल पोती की शादी की तैयारियां कर रही हूँ, कहीं भी आना जाना कम हो गया है। वैसे मैं आई थी 2 बार, मुलाकात हुई थी मेरी तुम्हारे कज़िन से। मेरे कज़िन से? सीमल ने सवाली नज़रों से उन्हें देखा था। तुम्हारी नानी ने मिलवाया था, बड़ा प्यारा बच्चा है भाई, बड़ा मज़ा आया उससे मिलके हंसा हंसाता। आऊँगी फिर कभी, जीती रहो मेरी बच्ची। नानी को मेरा सलाम कहना, चलती हूँ। खाला अपनी कहकर चलती बनी और वो ये नानी भी ना ख्वाह ही डाकू को मेरा कज़िन बना दिया। पूछती हूँ आज ज़रा जाके। और फिर पूछने की नौबत ही ना आई। अगले दिन वो हॉस्पिटल के लिए तैयार होकर निकलने लगी थी जब वो उसके पास आया। आज शायद मैं चला जाऊँ, धीरे से रुक कर उसे देखा था। सच्ची? सीमल के मुँह से बेइख्तियार ही निकला था। अगले ही पल शर्मिंदा हो गई। अगले बंदा चेहरे के तासुरात ही इतने अजीब थे। लगता है आप मेरे जाने से काफ़ी खुश होंगी, मैं समझा, बात अधूरी छोड़ दी। खैर, आज 1 बजे मेरी गाड़ी मुझे लेने आ जाएगी। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। गर्दन झुकाए वो अपनी कह रहा था। वो चुपचाप खड़ी रही। आप कुछ कहेंगी नहीं क्या? आस भरी नज़रों से उसे देखा, जो फिजूल में ही पर्स में मुंह घुसाए कुछ ढूंढ रही थी। मुझे कुछ कहना था क्या? सर उठाकर ना समझी से उसे देखा। वो नफ़ी में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। खैर, मैं जा रही हूँ, आज चौकीदार आ जाएगा। अगर आपके जाने तक वो ना आया तो आप बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा कर जाइएगा। कहती हुई बिना खुदा हाफिज़ कहती सपाट चेहरा लिए वो चली गई। चुपचाप सर झुकाए जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले वो उसे जाते देखता रहा। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। सुबह से ही वो डॉक्टर जैदी के मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ़ रही थी। 3 बजे वो थकी हारी अपने रूम में आई तो बेइख्तियार ही जहन घर की तरफ चला गया। हाँ, 1 बजे उसने कहा था, अब तक तो वो चला गया होगा। धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर सिस्टर अंदर आई थी। डॉक्टर सीमल, आपके घर से फ़ोन आया था। अच्छा, किस वक्त? नानी का होगा, मैं कॉल बैक कर लेती हूँ। बोलते हुए रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। कोई सयाम साहब थे? सियाम साहब? साकत नज़रों से उसे देखा था। जी, वो कह रहे थे आपकी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। सिस्टर मजीद बता रही थी। मुझे बताया क्यों नहीं? वो तेज़ी से उठी। आप डॉक्टर जैदी के साथ ऑपरेशन में बिज़ी थी। अभी वो आपकी नानी को लेकर 2nd फ्लोर के इमरजेंसी रूम में है, डॉक्टर एहसन के अंडर में। आपको डॉक्टर एहसन ने ऊपर बुलवाया है। उसे लगा वो खड़े खड़े गिर जाएगी। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से बाहर भागी। 2nd फ्लोर पे राहदारी में ही इमरजेंसी वार्ड के बाहर वो उसे खड़ा नज़र आ गया। नानी को क्या हुआ? डबडबाती नज़रों से उसे देखा। नानी को क्या हुआ सयाम? वो उसका गिरेबान पकड़कर चीख पड़ी। रिलैक्स सिमल। वो उसकी हालत देखकर घबरा गया। नहीं, तुम मुझे बताओ, मैं तो नानी को ठीक ठाक छोड़कर आई थी ना? आंसू पोंछते हुए वो उसे देखते हुए बोली थी। मैं 1 बजे के करीब नानी से मिलकर जैसे ही निकला, गाड़ी के करीब पहुंच के मुझे याद आया मेरा मोबाइल नानी के रूम में ही रह गया है। मैं जब वापस आया तो नानी व्हील चेयर से नीचे पड़ी हुई थी। मैंने उन्हें उठा के सीधा किया, हाथ पाँव मले, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने आपको फ़ोन किया मगर सिस्टर हर बार यही कहती रही आप ऑपरेशन थिएटर में हैं। मैं नानी को लेकर इसी वक्त यहाँ आ गया। डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक है, तब के इमरजेंसी में रखा है, अभी तक कोई पता नहीं।
वो खुद पर जब्त किए उसे कंधों से थामे तफसील बता रहा था। अब क्या होगा श्याम, मेरे पास तो नानी के अलावा कोई रिश्ता भी नहीं रहा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं किधर जाऊंगी, मेरा क्या होगा। वो उसके कंधों से लगी बेसाख्ता ही रो दी। श्याम ने होठ भींचे, उसे खुद से लगा लिया। उसी वक्त इमरजेंसी डोर खुला। डॉक्टर एहसन और डॉक्टर जैदी बाहर आए। वो बेसाख्ता दौड़ कर उनके पास पहुंची। डॉक्टर, मेरी नानी। सॉरी डॉक्टर सीमल, शी इज़ नो मोर। ये लफ्ज़ दूसरे पेशेंट के लिए कहते हुए कभी अजीब ना लगा था, मगर आज जैसे दिल में घुप सा गया था। वो खड़ी खड़ी रेत की तरह श्याम के बाजुओं में फैलती चली गई। वो 6 साल की थी जब मामा पापा की अलैदगी हुई थी। मामा उसे लिए नानू और मामू के घर चली आई। मामू की उम्र तब यही कोई 15-16 साल थी। पापा ने दूसरी शादी करने के अपनी नई दुनिया बसा ली और मामा क्यों पीछे रहती। पापा को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद मामा इंग्लैंड सेटल हो गई और पापा किसी दूसरे शहर। वो नानी के पास रह गई। मामा पापा की कमी नानू और मामू ने होने ही ना दी। मामा और पापा की भी दिक्कतन फवक्तन कॉल्स आती रहती, मगर मिलने कोई ना आता। दोनों के पास कोई टाइम न था। वक्त के साथ साथ मामा के यहाँ 2 बेटे और 1 बेटी, जबकि पापा के 2 बेटे और 2 बेटियाँ भी हो गईं। मगर मुड़कर दोनों ने ना देखा कि एक और वजूद भी उनके इंतज़ार में रहता है। वो 17 साल की हुई जब अचानक एक हादसे में मामू की डेथ हो गई। मामा तब भी ना आई। जो जमा पूंजी नानी के पास थी वो उन्होंने सीमल की पढ़ाई पे लगा दी और जिन दिनों सीमल की मेडिकल का रिज़ल्ट आया उसी दिन नानी का फालिज का अटैक हुआ। नानी को संभालना, घर को देखना, हॉस्पिटल जाना, ये सब एक साथ करना उसे बहुत मुश्किल लगता था। मगर भला हो खाला रशीदा और उनकी बहू का, इन दोनों को वो उसके बहुत काम आई। उन दिनों वो उसके बहुत काम आई। खाला रशीदा उसके हॉस्पिटल जाने के बाद नानी के पास आ जाती, फिर जब तक वो वापस ना आती तो नानी के पास ही रहती। आहिस्ता आहिस्ता नानी ने बोलना शुरू कर दिया था, बस ज़रा चलने फिरने से कासिर थी। इसके लिए सीमल ने व्हील चेयर मंगवा ली। इस रात वो नानी को खाना खिलाकर, मेडिसिन देकर उनके साथ बातें कर रही थी। वो जानती थी अभी थोड़ी ही देर में नानी ने बेसुध हो जाएंगी। मेडिसिन खाने के बाद नानी को जल्द ही नींद आ जाती थी। इस दिन मौसम भी थोड़ा ख़राब था, हवाएं चल रही थीं। वो नानी के साथ बातें कर रही थी जब उसे लगा कि खिड़की बजी। दूसरे ही लम्हे उसने अपना वहम समझकर दोबारा बातों में लग गई। अगली दफ़ा ज़रा ज़ोर से खिड़की बजी। एकदम वो दोनों चुप हो गई थीं। मुझे लगता है हवा बहुत तेज़ हो गई है, खिड़की खुली रह गई है या बंद कर देती हूँ। नानी को दिलासा देती हुई वो उठी, पर हटाकर देखो, खिड़की खोलकर आसपास झांका, कोई न था। अपना वहम समझकर वो खड़ी हो खिड़की को बंद करने ही लगी थी जब अचानक से खिड़की खोलकर वो अंदर कूद आया। साथ ही बाहर फायरिंग की आवाज़ें। सीमल के मुंह से बेसाख्ता ही चीख निकल गई, मगर श्याम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके सामने पिस्टल लहराया था। अगली चीख उसके मुंह में ही दब गई। वो भागकर नानी से लिपट गई। आने वाले ने बाहर झांककर तसल्ली करने के बाद खिड़की बंद करके पर्दे बराबर कर दिए। तुम डॉक्टर सीमल हो ना, और ये तुम्हारी नानी है, राइट? सवाली नज़रों से वो उसे देख रहा था। सीमल ने थूक निकलते हुए सर अज़बात में हिलाया। ओके, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मुझे बस ड्रेसिंग करवानी है। उसने उसे डरते देख कर रिलैक्स किया था और दूसरे हाथ से अपने ज़ख्मी कंधे की तरफ इशारा किया था। सीमल ने उसके कंधे की जानिब देखा जहाँ से उबल उबल कर खून निकल रहा था। फ़िलहाल लाइट ऑफ कर दो, बाहर पुलिस है, कहते साथ ही उसने उठकर स्विच बोर्ड ढूंढकर खुद ही लाइट ऑफ कर दी। वो खौफ के मारे मज़ीद नानी के साथ चिमट गई। उसे लगा था वो डाकू उन्हें नुकसान पहुंचाने आया था, मगर जितने दिन वो उनके घर रहा, शुरू के दिनों के अलावा उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो उनके घर का फ़र्द नहीं। और नानी कितने करीब हो गई थी उसके, जैसे वो उन्हीं का बेटा हो। नानी की डेथ पे उसे कोई होश न था। कफन दफन का इंतज़ाम, खाने वगैरह का इंतज़ाम वो नहीं जानती किसने किया था। उसे तो अपना होश न था। उसे लगा शायद इस बार नानी की डेथ पे मामा पापा आ जाएं, मगर उस दफ़ा भी वो ना आए थे। वो शायद रोई थी और टूट के रोई थी। नानी की 10वीं तक खाला रशीदा उसके पास ही रही थी। उन्होंने ही उसे बताया था कि नानी के कफन दफन, खाने वगैरह का इंतज़ाम सब श्याम ने किया था। उसने इन 10 दिनों में श्याम को कहीं ना देखा था, मगर खाला रशीदा के बकौल वो उसके लिए खासा परेशान रहा था और आज इतने दिनों बाद वो उसे अपने सामने देख रही थी। सोफ़े पे बैठा निढाल सा वो सर झुकाया, दोनों मुट्ठियाँ बाहम भींचे बैठा था। साथ वाले सोफ़े पे खाला रशीदा बैठी सीमल को धीरे धीरे समझा रही थी। देखो बेटा, जिसको जाना था वो बेचारी तो चली गई, अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन।
मसला अब तुम्हारे लिए है बेटा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अपने माँ को या बाप को बुलवाओ, उन्हें बताओ कि तुम्हारा जो सहारा था वो भी आज चला गया है। अब ये बच्चा है, ये आखिर कितने दिन रहेगा तुम्हारे साथ? मेरी मानो तो अपने माँ बाप को समझाओ। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो गए थे। अब घर में सिर्फ वो तीनों मौजूद थे। खाला रशीदा कितनी ही देर बैठी उसे ज़माने की ऊंच नीच समझाती रहीं, फिर मामा पापा से रब्ता करने का कहकर बिला आखिर वो भी अपने घर चल दी। आखिर एक दिन उन्हें भी तो जाना था ना। खाला ठीक कहती हैं, आपको अपने वालिदैन से रब्ता कर लेना चाहिए। सर उठाए, अब वो भी उसे ही देख रहा था। कितनी ही देर बैठी वो उंगलियां मसलती रही, और फिर आज नहीं तो कल सियाम को भी चले जाना था, और फिर वो अकेली। उफ, वो अकेली कैसी रहेगी? उसे तो रात को अकेले कमरे से सोते डर लगता था। कजा के पूरे घर में अकेली। वो घबराकर उठ खड़ी हुई और फ़ोन स्टैंड की तरफ बढ़ गई। और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। मामा की अपनी रूटीन लाइफ थी, नौकरी, बच्चे, घर। 2 आंसू बहाने के बाद उन्होंने उसे कहा था, बेटा मैं कैसे तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ? मेरे शौहर को तो तुम जानती हो ना, कितना ख़राब दिमाग है। तुम अपने पापा से कहो। नहीं कि उन्हें नहीं कहती, उनका भी हक है तुम पे। और खटाक से फ़ोन बंद। पापा ने भी यही रोना धोना मचाया कि तुम्हारी माँ इंग्लैंड में ऐश कर रही है, मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ, 4 बच्चों का खर्चा इतनी मुश्किल से निकलता है, और फ़ोन बंद। वो वहीं घुटनों पर सर रखे बेबसी से रो दी। वो सुबह से कमरे में बंद थी। नानी तो नहीं रही थी। जो रिश्ते मौजूद थे वो उसे अपनाने को तैयार न थे। मामा पापा के जवाब देने के बाद से वो मुसलसल कमरा बंद किए रोए जा रही थी। बाहर रात गहरी हो रही थी और अंधेरा आने वाली ज़िंदगी का खौफ लिए साकत बैठी थी। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुला था और सियाम तेज़ी से अंदर आया था और उसे देखकर खौफ से उठ खड़ी हुई। जल्दी करें सीमल, हमें यहाँ से निकलना है। बाहर पुलिस मौजूद है, आप जल्दी जल्दी जो सामान लेना चाहें साथ रख लें। वो तेज़ी से बोलता आया था और बगैर उसके जवाब का इंतज़ार किए खुद ही आगे बढ़कर अलमारी खोलकर उसके कपड़े बेड पे ढेर करने लगा। पुलिस? वो खौफज़दा नज़रों से उसे देखने लगी। पुलिस से आपको डरना चाहिए ना, मैं क्यों जाऊंगी आपके साथ? देखें सीमल, किसी ने मुखज़ी कर दी है कि आपने मुझे अपने घर में छुपने की जगह दी है। मेरे साथी की कॉल आई है कि पुलिस के यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको यहाँ से लेकर निकलूँ। मैं नहीं चाहता आप मेरे साथ फंसें। आपने मुझ पे एहसान किया था, कम से कम मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। जो करना है करें, मैं पुलिस को बता दूँगी कि आप ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे थे। मैंने आपको जगह नहीं दी थी। तेज़ तेज़ बैग में कपड़े रखता वो तफसील से उसे समझा रहा था, जब बेसाख्ता ही गुस्से में वो उससे बैग छीनते हुए उसकी बात काट कर बोली। सयाम ने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया था। हमारे पास टाइम नहीं है सीमल, ज़िद मत करो प्लीज़। जो ज़रूरी सामान है रखना है रखो, कोई ज्वेलरी या पैसे वगैरह हो तो वो भी रख लो। क्या पता दोबारा तुम इधर ना आ सको तो। श्याम हाथ उठाकर उसे समझाते हुए बोला, मगर ना जाने सीमल की आंखों में क्या था। बेइख्तियारी वो अपनी बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। तो यूँ कहो ना मिस्टर श्याम, मेरा पैसा और ज्वेलरी चाहिए तुम्हें? लगता है इतने दिन मेरे घर रहने का मकसद यही था। तुम्हारा अफसोस मिला नहीं होगा। यही था तुम्हारा अफसोस, मिला नहीं होगा तुम्हें कुछ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें घर में नहीं बैंक लॉकर में रखवाती हूँ। चेहरे पे मुस्कुराहट लिए वो तंजिया नज़रों से उसे घूरते हुए बोली थी। श्याम का पारा एकदम ही हाई हुआ था। थूकता हूँ मैं तुम्हारे पैसों पे, कमी नहीं है मेरे पास इन चीज़ों की। इतनी देर से सिर्फ नानी की वजह से लिहाज कर रहा था। 2 दिन रहोगी ना जेल में, अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम तो जानती ही होगी जेल में ख़ास कर लड़कियों के साथ क्या होता है। अच्छा है, तुम्हारी भी अकल ठिकाने आएगी। मजबूती से उसे शानों से थामे वो जब्त के किन मराहिल से गुजर रहा था ये वही जानता था। अगले ही लम्हे उसे बेड पे धक्का देते हुए वो तनफन करता कमरे से ही बाहर निकल गया। दूर कहीं से पुलिस सायरन की गूंजती आवाज़। सीमल खौफ से उसके पीछे भागी थी। श्याम? वो तेज़ी से बाहर की जानी बढ़ते श्याम के कदम ठिठक कर रुके थे। पीछे मुड़कर देखा, खौफ से जर्द पड़ती सीमल। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी। वो तेज़ी से वापस मुड़ा। देखो मुझ पे भरोसा करो, मैं मुसीबत टालते ही तुम्हें जहाँ कहोगी, जिस रिश्तेदार का कहोगी उसके पास छोड़ आऊँगा, मगर अभी यहाँ से चलो प्लीज़। उसे कंधों से थामते उस बार वो नरमी से बोला था। सीमल ने डुबडुबाई नज़रों से उसे देखा था और सर अज़बात में हिला दिया। शाबाश, मैं ये बैग ले जाता हूँ, तुम अगर कोई और चीज़ लेना चाहो ले आओ। दरवाज़े अच्छी तरह लॉक कर देना, मैं बाहर का जायज़ा लेता हूँ, तब तक हरी अप। उसका सर थपथपाता हुआ वो बैग उठाकर तेज़ी से बाहर निकल आया था। सीमल ने जल्दी जल्दी अपने चंद एक ज़रूरी चीज़ें उठाई और हसरत भरी नज़रों से पूरे घर को देखती लॉक लगाती बाहर निकल आई थी। सामने ही वो चौकीदार से ना जाने क्या बात कर रहा था। सीमल को आते देखकर तेज़ी से सहन में बड़ा
स्टूल उठाकर सहन की दीवार के साथ लगाया। सायरन की आवाज़ें अब नज़दीक आ चुकी थीं। ये 7 वाला बंगला खाली है, आजकल मैंने पता करवाया है। यहाँ से हम 7 वालों के घर कूदेंगे, वहाँ से हम उनके पीछे बने गेट से बाहर पिछली गली में निकल जाएंगे। वहाँ मेरा साथी कार समीत मौजूद, तब तक चौकीदार पुलिस को संभाल लेगा। जल्दी करो, हरी अप। वो उसे जल्दी जल्दी तफसील समझाते हुए स्टूल पर चढ़ने का इशारा करने लगा था। श्याम ने बैग उठाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंका था और सीमल का हाथ पकड़कर दीवार पर चढ़ने में मदद करने लगा। सीमल की दीवार को दूसरी तरफ कूदते ही वो खुद दीवार पर चढ़ा और चौकीदार को वहां से स्टूल उठा लेने का इशारा करते हुए खुद भी नीचे कूद गया था। अगले ही पल वो सीमल का हाथ थामे बैग उठाया बंगले की पिछली साइड पे आया। सामने ही गेट था, उसे खोला और वो बाहर गली में निकल आए थे। सामने ही उसका साथी मौजूद था। उसकी मोयत में दोनों कार तक आए। बामुश्किल खुद को संभालते हुए सीमल कार तक आई थी। श्याम ने उसके लिए कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाया और ख़ुद फ्रंट सीट पर बैठ गया। कार झटके से आगे बढ़ गई और सीमल का घर, उसके बचपन की यादें, माजी सब कहीं बहुत पीछे रह गया था। रात सफ़र में ही कटी, दिन भी चढ़ आया था। वो लोग मुसलसल सफ़र में थे। अब शाम ढल रही थी जब पहाड़ी सिलसिले शुरू हुआ था। मज़ीद 15-20 मिनट बाद कार का एक बड़े से पहाड़ के पीछे से एक खुले बड़े से घर के सहन में जा रुकी थी। श्याम ने नीचे उतरकर उसकी साइड वाला दरवाज़ा खोला था। वो भी आहिस्ती से नीचे उतर आई। श्याम का साथी, जिसने ड्राइवर के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे, सीमल का बैग डिग्गी से निकालकर सामने बने एक कमरे में ले आया। तभी गाड़ी की आवाज़ सुनकर कमरों से 4 श्याम की ही उम्र के लड़के निकल आए। हाँ बॉस, तरस गए थे तुझे देखने को, महीने बाद शक्ल दिखा रहे हो। श्याम को देखते ही वो चारों इकट्ठे ही श्याम के गले लग गए थे। सीमल झिझक कर 2 कदम मज़ीद पीछे हट गई थी। कैसे हो यार, कोई मसला तो नहीं हुआ पीछे? श्याम अब मुस्कुराते हुए उनसे पूछ रहा था। क्या बॉस, पीछे जो तो अपना चेला छोड़ गया था ना, उसने कभी मसला होने दिया? एक लड़का हंसते हुए श्याम को बता रहा था। तभी उसकी निगाह बड़ी सी चादर में खुद में समेटी हुई सीमल पे पड़ी थी। बॉस, ये कौन है? कहीं शादी वादी तो नहीं रचा ली? नज़रों में शरारत उभरी थी। तभी श्याम को सीमल का ख्याल आया था। ओ नहीं यार, ये मेरी गेस्ट है, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। आओ सीमल, तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ आऊँ। दोस्तों को जवाब देकर वो सीमल से मुखातिब हुआ था और वो उसके पीछे चलती थी। अगले दिन वो गहरी नींद में थी जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कितने ही देर वो गायब दिमागी से आसपास देखती रही कि वो कहाँ पर है। अगले ही लम्हे आहिस्ता आहिस्ता उसे सब याद आने लगा। रात श्याम उसे कमरे में ही खाना वगैरह दे गया था और साथ में ताकीद भी कर गया था कि वो अच्छी तरह सोते वक्त अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले। खाना खाते ही वो कुछ देर वैसे ही कमर सीधी करने लेटी थी, मगर ना जाने कब वो नींद की वादी में उतरती चली गई। शायद ये 2 दिन की थकान थी। दरवाज़ा एक बार फिर बजा था। दुपट्टा शानों पे फैलाती हुई वो बेड से उतरती। सिंगल बेड था, एक बंदा आराम सुकून से सो सकता था। चटकनी गिराते हुए उसे लगा था कि बाहर श्याम होगा, मगर सामने 20-22 साल की लड़की खड़ी देखकर वो हैरान रह गई। कल आते ही उसने लड़कों के अलावा किसी को ना देखा था। रात श्याम ने भी यही बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ रहता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो लड़की खुश दिली से सलाम करती अंदर चली आई। शुक्र है जी, मुझे यहाँ कोई लड़की नज़र तो आई। मुझे श्याम भाई ने जब आपके बारे में बताया तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई। सुबह मैं इतने ढेर सारे चक्कर लगा चुकी हूँ, मगर आप सोई थी। अभी मुझसे सब्र ना हुआ, मैंने आपको जगा दिया। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा ना? सीमल के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो बोलती चली गई थी। एंड में सवाल नज़रों से सीमल को देखा था। सीमल ने मुस्कुरा कर सर नफ़ी में हिला दिया। तुम श्याम की बहन हो? तुम्हारी मदर? सीमल ने सवाल अधूरा छोड़कर उसे देखा था। ओ नहीं जी, श्याम भाई मेरे असली वाले भाई नहीं हैं। दरअसल मैं यहाँ काम करती हूँ। श्याम भाई बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत मदद की है उन्होंने। कुछ दिनों से उन्हें खाना पकाने के लिए खानसामा चाहिए था, तो अम्मा ने कहा कि बाहर की क्यों, मेरी बेटी है ना, तुम बाहर क्यों खाओ। उस दिन से मैं आके तीनों टाइम का पका जाती हूँ, सफाई सुथराई भी कर जाती हूँ। लड़की काफ़ी बातूनी लगती थी। कहाँ रहती हो तुम? सीमल ने सवाले नज़रों से उसे देखा था। यहाँ करीब ही जी, ये आपके सहन में खड़े हुए ना सामने ढलावन उतरती है, सीधी मेरे घर जाती है। आप आना ना कभी, अम्मा बहुत खुश होंगी। वो खुशी खुशी बोली थी। नाम क्या है तुम्हारा? जी जहरा नाम है। आप नाश्ता यहीं करेंगी या किचन में ही लगा दूँ?
श्याम भाई ने जाते जाते कहा था कि आपको याद से नाश्ता करवा दूं। सीमल को वॉशरूम में घुसते देखकर जहरा जल्दी से बोली थी और वॉशरूम में जाती सीमल बेसाख्ता रुककर उसे देखने लगी। श्याम किधर गया है? न जाने क्यों दिल बेइख्तियार ही धड़का था। कहीं वो उसे इस वीराने में अकेला छोड़कर तो नहीं गया। काम पर गए हैं। बाहर इसी वक्त कोई भी नहीं है। जहरा जाते जाते रुक गई थी। अच्छा, ये श्याम लोगों ने तुम्हें बताया कि वो क्या काम करते हैं? मशकूक नज़रों से जहरा को देखा था। लो जी, मैं क्यों पूछने लगी उनसे? ना मैंने कभी पूछा ना उन्होंने बताया। सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, बस मैं ये जानती हूँ। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? एक और सवाल। उफ, कितना बोलती है ये लड़की। नहीं, वैसे ही। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मुस्कुराकर जहरा को देखा और वॉशरूम में घुस गई, जबकि जहरा सर हिलाती कमरे से बाहर निकल आई थी। उसे यहाँ आए 1 हफ्ता गुजर गया था। उस दौरान श्याम से उसकी मुलाकात बस सरसरी सी ही होती थी। बस सलाम दुआ या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और वो नफ़ी में सर हिलाती और वो मुतमईन सा पलट जाता। श्याम के साथी भी बस सलाम दुआ तक ही उससे बातचीत करते थे। उसे देखते ही आगे पीछे हो जाते। शायद ये श्याम की ख़ास ताकीद थी। सिर्फ एक बात उसे परेशान करती थी। श्याम का एक साथी, बज़ाहिर तो वो उसे कुछ ना कहता, मगर सीमल को यूँ लगता जैसे वो हर वक्त उसे घूरता रहता है। सुर्ख आँखें, यूँ लगता अभी उनसे खून रिसना शुरू हो जाएगा। हर वक्त मूँछों को बल देता है। सीमल जब जब उसे देखती एक खौफ की लहर पूरे जिस्म में दौड़ जाती थी। उस दिन जहरा आई तो उसकी तबीयत ख़राब लग रही थी। ज़हरा, आज तुम ना आती, घर में ही थोड़ा आराम कर लेती। ज़ुकाम व बुखार से उसका सुर्ख चेहरा देखकर सीमल हमदर्दी से बोली थी। कोई नहीं जी, घर क्या करना था, सारा दिन बोर ही होना था, सोचा चली जाऊं, साथ में आपसे गपशप भी हो जाएगी। जहरा कह कही लगाकर बोली थी। सीमल मुस्कुरा उठी थी। श्याम और उसके साथी आज ज़रा जल्दी चले गए थे। आप भी बाहर आ जाएं सीमल, सारे चले गए हैं। आप बस मेरे पास बैठना, बातें करना, मैं खुद काम कर लूँगी। वो सीमल का हाथ थाम कर किचन में ले आई थी। आज भाई ने बोला था वो शायद आज थोड़ा लेट आएंगे, काम करते हुए जहरा उसे बता रही थी। सीमल का ध्यान कहीं और था। वो सोच रही थी आज श्याम आ जाए तो वो उसे पापा के ही घर छोड़ आए। आखिर कब तक वो उसके दर पे पड़ी रहेगी। तभी वो बेइख्तियार चौंकी थी। जहरा सर थामे उसके करीब वाली कुर्सी पर बैठी थी। क्या हुआ जहरा, तुम ठीक तो हो? वो घबरा उठी। बस ज़रा सा चक्कर आ गया जी, मैं ठीक हूँ। सर थामे जहरा ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। सीमल ने फ्रिज से पानी निकाल कर गिलास में डाला और उसे थमाया था। चलो उठो, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं देखती हूँ बाकी काम। सीमल उसे उठाते हुए बोली थी। नहीं जी, बस मैं ठीक हूँ। बस काम तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, बस किचन समेटना है, वो कर लूँ, फिर सीधा घर जाकर ही आराम करूँगी। जहरा कुर्सी से उठते हुए बोली थी। नहीं, तुम बैठो, मैं देखती हूँ बाकी काम। बल्कि अब तुम सीधी घर जाओ और आराम करो। कल तबीयत ठीक होती तो आना, वरना ज़रूरत नहीं है आने की, मैं कर लूँगी सब खुद ही। सीमल उसे प्यार से डांटते हुए बोली थी। थोड़ी देर बाद जहरा चली गई थी। सीमल ने बाकी का बचा काम खुद ख़त्म किया और बर्तन धोकर किचन साफ़ करने लगी थी। उसका इरादा था कि काम से फारिग होकर थोड़ी देर धूप में बैठेगी। आज काफ़ी दिनों बाद सूरज ने शक्ल दिखाई थी। अच्छा मौका था। वो आराम सुकून से थोड़ी देर धूप में बैठी। श्याम और उसके साथियों ने वैसे भी लेट आना था। ना जाने वो क्या करते थे। उसे पक्का यकीन था वो सब डाकू थे, मगर डाकू होते तो रात के बजाय वो दिन को बाहर क्यों निकलते थे? रात को क्यों नहीं? तजस्सुस था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। वो अपनी सोचों में घिरी थी जब उसे अजीब सा एहसास हुआ। बेसाख्ता ही पीछे मुड़कर देखने पर वो साकत हुई थी। किचन के दरवाजे पे वो खड़ा था, सुर्ख खूनी आंखों वाला, मूंछों को ताव देता हुआ। सीमल को देखते पाकर वो मुस्कुराया था। आप यहाँ? श्याम आ गया? आपको तो आज लेट आना था ना? वो उसे देखकर ही एकदम ही बौखला गई थी। मैं तो जी आज गया ही नहीं, तबीयत ज़रा अपसेट थी। मूंछों तलों से पीले दांत साफ नजर आ रहे थे। आपको कुछ चाहिए क्या? न जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि सीमल खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगी थी। थोड़ी देर के लिए जी आपकी कंपनी चाहिए। डरो नहीं जी, मुझसे बड़ा शरीफ सा बंदा हूँ। वो बेइख्तियार ही 2 कदम आगे आया था। सीमल की जान पे बनाई थी। आप प्लीज़ बाहर जाएं। स्वीटी जी, क्या प्रॉब्लम है अगर हम थोड़ी देर के लिए आपके करीब खड़े हो जाएं जी? वो अपनी खबासत पर उतर आया था। सीमल ने बाहर निकलना चाहा जब उसने सीमल को कंधों से थाम लिया। देख शहजादी, थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ, आराम से मान जा, वरना दूसरा तरीका भी मुझे आता है। वो गुर्राते हुए सीमल के बाजुओं से खींचता हुआ किचन से बाहर ले जाने लगा था। छोड़ो, अपना आप छुड़ाते हुए वो चिल्लाई, मगर दूसरी तरफ गिरफ्त मजबूत थी। उसे खींचता तानी में सीमल की आस्तीन उसके हाथ लगी थी और दूर तक उधरती चली गई।
दुपट्टा कहीं किचन के दरवाजे में ही रह गया था। आराम से कह रहा था, चल, पर तुम लड़कियों में अकड़। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, सीमल ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया और बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। इसी पल सहन में कदम धरते हंसते मुस्कुराते श्याम और उसके पीछे वो चारों बिल्कुल साकत से हो गए थे। सीमल। श्याम के होठ हिले थे और सीमल उसे देखते ही भागती हुई उसके सीने से जा लगी थी। श्याम, वो मुझे तुमने मुझे छोड़ दिया अकेला। उसने बेरब्त से अल्फाज थे। उसके सीने से लगी खौफजदा सी सीमल तड़प तड़प कर रो दी। श्याम का गोया खून ही खौल उठा। बॉस, तुम आ गए? ये झूठ बोल रही है। उसने खुद मुझे बुलाया अपने पास। ये देखो, उसने मेरा सर भी फाड़ दिया। बॉस, ये अगले अल्फाज उसके मुंह में ही थे और वो चारों उस पे भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे। श्याम ने होश व खुद से बेगाना सीमल को बाजुओं में भरा और अंदर चल दिया था। उसका जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। साइन करो इन पे। श्याम ने फाइल उसके आगे बेड पर पटकी थी। घुटनों में सर दिए बैठी सीमल ने सर उठाकर पहले फाइल को फिर उसे देखा था। क्या है ये? भीगी पलकें मुसलसल फाइल पे ही जमी थीं। निकाहनामा। श्याम के अगले अल्फाज धमाके की सूरत में उसके सर पे बजे थे। तुम मेरा निकाह उस जलील इंसान से करवा रहे हो? डुबडुबाई नज़रों से श्याम को देखा था। नहीं, खुद से करवा रहा हूँ। इससे करवाने के बजाय मैं तुम्हारा गला ही ना दबा दूँ। श्याम ने बेसाख्ता नज़रें चुराई थी। तो दबा दो, मुझे तुमसे भी निकाह मंजूर नहीं है। सीमल ने सर्द नज़रों से उसे देखा था और तेज़ी से बेड से नीचे उतरी थी। श्याम ने चौंक कर उसे देखा था और अगले ही पल उसकी कलाई थाम कर झटके से उसे वापस बेड पर बिठा दिया था। क्या तुम ये चाहती हो कि आज एक कमीने ने तुम पे हाथ डाला है, कल कोई और ये हरकत करे? कम से कम मेरी बीवी बनके कोई ऐसी नीच हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो वो तुम्हारे कुत्ते हैं, तुम उन्हें रस्सी डालकर रखो और मुझे माफ़ रखो। ना मैं तुम डाकुओं में इंटरेस्टेड हूँ, ना ही किसी और में। तुम मुझे पर मेहरबानी करो, मुझे मेरे बाप के पास छोड़ाओ, वरना मैं खुद ही चली जाऊँगी। झटके से अपनी कलाई उससे छुड़वाती हुई गुर्राई थी। श्याम ने बामुश्किल खुद पे जब्त किया था। गहरी लंबी सांस भर के चंद लम्हे खुद को कंट्रोल किया था और दोबारा जब उससे मुखातिब हुआ तो लहजे में हर दर्जा नरमी थी। देखो सीमल, मैं खुद भी नहीं चाहता तुम्हें यहाँ रखूँ। तुम्हारे घर, तुम्हारे बाबा के घर, हर जगह पुलिस के बंदे हमारी निगरानी कर रहे हैं। तुम मेरी वजह से फंसी हो तो इस झंझट से निकालना भी मेरा काम है। बस थोड़े दिन और वेट कर लो प्लीज़। और मेरा वादा है तुमसे, तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मगर इस वक्त ये निकाह बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रही थी मैं। ना तुम आते ना मेरी ज़िंदगी तबाह होती। वो बेइख्तियार ही दोनों हाथों में चेहरा थामे रो दी थी। श्याम ने बेबसी से होंठ काटे और चुपचाप उसे रोने दिया। क्या सबूत है कि ये सिर्फ पेपर मैरिज होगी और मैं जब चाहूँगी तुम चुपचाप मुझे छोड़ दोगे? काफ़ी देर रोने के बाद सर उठाए वो संजीदगी से उसे देख रही थी। यहाँ तक मुझ पर भरोसा करके आई हो, आगे भी कर लो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वो भी संजीदगी से उसे देख रहा था। कितनी ही देर बैठी वो उंगलियां मसलती रही, फिर कुछ सोचते हुए श्याम के हाथ से कलम थाम ली। और फिर कितने ही दिन गुजर गए, वो अपने कमरे से ही ना निकली। खाना पानी सब कमरे में ही मिल जाता था। 2-3 दिन से जहरा का भी कुछ पता नहीं था। श्याम ही खाना वगैरह कमरे में दे जाता था। उस दिन वो पानी पीने किचन में आई, मगर उसे ठिठक कर रुकना पड़ा। आगे वो पाँचों किचन में धावा बोले बैठे थे। एक बर्तन मांज रहा था, एक धड़ाधड़ सब्जियां काट रहा था, कोई प्याज काटते हुए मुसलसल बड़बड़ा रहा था और श्याम के साथ चूल्हे के आगे खड़ा था। कसम से ऐसे काम करते अम्मा बहुत याद आती है। बर्तन धोने वाले की सीमल की तरफ पीठ थी, लेकिन सीमल आवाज़ से पहचान गई थी कि ये वही था जो उसे और श्याम को घर से पिक करने आया था। श्याम ने 1-2 बार उसे इलियास कहकर भी पुकारा था। और मुझे ऐसे वक्त में अपनी होने वाली बीवी बहुत याद आती है, प्याज काटने वाले ने अपनी आंखों को बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा था। एक ज़बरदस्त कहकहा पड़ा था। सीमल झिझकती हुई वापसी के लिए मुड़ने लगी थी जब श्याम के साथ खड़े लड़के ने उसे देखा था। अरे भाभी आप? और श्याम के साथ साथ सभी ने पीछे मुड़कर देखा था। वो मैं सबको मतवज्जा पाकर वो एकदम ही परेशान हो गई थी। कुछ चाहिए था क्या? श्याम हाथ में चमचा थामे तेज़ी से उसके करीब आया, जबकि बाकी सारे सर झुकाए अपने अपने कामों में लग गए थे। वो पानी पीने आई थी, शर्मिंदा सी सर झुकाई थी। श्याम ने आगे बढ़ के फ्रिज से बोतल निकाली और उसे थमा दी। वो पानी लेकर अपने रूम में चली आई। वो सब क्यों काम कर रहे हैं? जहरा किधर थी इतने दिनों से? और इस रात श्याम ने उसे बताया कि जहरा की वालिदा सीढ़ियों से गिर गई थी, उन्हें टांग में फ्रैक्चर हो गया था।
सो जहरा आजकल छुट्टियों पे थी, ना जाने कब आई। फिर अगले दिन उसे वो पीले दांतों वाला वहशी फिर कभी दिखाई न दिया। सियाम ने सिर्फ इतना बताया था कि उसे वापस भेज दिया गया है। कहाँ भेजा गया है ये सिमल ने ना जानने की ज़रूरत समझी थी। कम से कम खौफ तो छटा था जो हर वक्त सर पे मंडलाता रहता था। कभी कभी वो लोग सुबह सुबह निकल पड़ते थे, कभी दिन को और कभी आधी रात को अचानक चले जाते थे। ऐसे में कोई ना कोई एक आध पीछे रह जाता। ज़्यादातर सियाम ही रुक जाता था। दोनों में बातचीत ना होने के बराबर ही थी। उस दिन रात गए वो लोग लौटे तो उनके साथ 2 और लड़के भी थे। सीमल खाना वगैरह बनाकर कमरे में चली आई थी। कितनी ही देर बाहर बर्तनों की आवाज़ें आती रही थी। शायद अब वो लोग खाना खाने लगे थे। कितनी ही देर बैठी वो मैगज़ीन के वर्क गर्दानी करती रही। ना जाने कब नींद की वादी में उतरती चली गई। अचानक से ज़ोरदार दस्तक से उसकी आँख खुली थी। अभी चंद मिनट ही तो हुए थे आँख लगे। कौन? दरवाजे के करीब जाकर पूछा था। मैं हूँ सीमल, दरवाज़ा खोलो। सियाम की धीमी आवाज़ कानों से टकराई थी। सीमल ने चीखती चटखनी गिरा दी। थका मांदा सियाम हाथ में गद्दा और कंबल उठाया अंदर दाखिल हुआ। सीमल ने हैरत से उसे देखा था जो अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पे गद्दा बिछाकर उस पर ढेर हो गया था। ओह हेलो, ये तुम किधर मुंह उठा के अंदर चले आए? वो बेयकीनी से उसे आगे बढ़ी थी। सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ, बहुत सख्त नींद आ रही है। नींद में डूबे सियाम की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी थी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? सियाम उठो यहाँ से और निकलो मेरे कमरे से। गुस्से से उसके ऊपर से कंबल खींचती हुई वो चीखी थी। सियाम ने सीधा होकर नींद में डूबी आंखों से उसे देखा था। मैडम, तुम्हारा आने से पहले ये मेरा कमरा मेरा था। एवं ख्वामुखा कब्जा जमा कर बैठ गई हो और मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ क्या? तुम ऊपर बेड पे, मैं नीचे ज़मीन पे, बस बात ख़त्म करते ही दोबारा कंबल में मुँह घुसा लिया। बात ख़त्म नहीं मिस्टर सियाम, बात तो अभी शुरू हुई है। पूरे प्लान्स हो तुम पहले मेरे घर में घुसे और मुझे घर से दरबदर करवाया, फिर ज़बरदस्ती का निकाह और अब ज़बरदस्ती कमरे में घुसना। कल को ख़ुद को मेरा शौहर कह के हक भी जताओगे? सोच है तुम्हारी, तुम रहो इस कमरे में, मैं यहाँ मज़ीद नहीं ठहरने वाली, जा रही हूँ मैं। उसके मुंह से कंबल खींचते हुए वो उसकी आंखों में देखकर सर्द लहजे में बोली थी और तेज़ी से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी। जब बेसाख्ते ही सियाम ने उसकी कलाई थाम के उसे झटके से वापस अपने पास बिठाया और ख़ुद भी उठ बैठा। ना जाने किस पागल ने डॉक्टर की डिग्री दे दी थी इस पागल को। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। सीमल ने घूर कर उसे देखा था। तुम्हें हर बार क्यों लगता है कि मैं झूठ कहता हूँ, प्लान करता हूँ? मैं तुम्हारे घर में घुसा, ये वाकई मेरा प्लान था, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट करवानी थी। दूर दूर तक और कोई डॉक्टर न था, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आया और अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं लाया था तुम्हें। तुम खुद आई थी अपनी मर्ज़ी से। और इस कमरे में मैं क्यों आया हूँ तुम ये हक जमाने नहीं, बल्कि मेरे साथ 2 लड़के और आए हैं ना, उनके लिए जगह नहीं थी रूम में, तो मुझे जगह छोड़नी पड़ी। बाहर ऐसी कोई जगह ना थी, वरना इस रूम में आने की गलती ना करता। वहीं ख्वामुखा ही नींद के साथ साथ मूड भी ख़राब कर दिया। चलो उठो, जाओ अपने बिस्तर पे। फिर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे गिला मत करना। बोलते बोलते आखिर वो पटरी से उतर गया था। सीमल ने घूर कर उसे देखा था और बड़बड़ाती हुई बेड की तरफ बढ़ गई थी। और फिर रोज़ रात को वो उसके सोने का इंतज़ार करती रही और जब तक वो सोना चाहता वो कभी मैगज़ीन देखती रहती, कभी मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर देती। जैसे ही उसे लगता वो गहरी नींद सो चुका है वो लाइट ऑफ करके ख़ुद भी लेट जाती, मगर फिर भी अनजाना सा खौफ दिल में कुंडली मारकर बैठा रहता था। सियाम की भी कोई जाने की टाइमिंग न थी। कभी सुबह सवेरे मुंह अंधेरा निकल जाता था, कभी रात गए कहीं निकल जाता। जाते हुए वो उसे दरवाज़ा अंदर से सख्ती से लॉक करने की ताकीद करता। जहाँ भी जाते वो सब इकट्ठे ही जाते थे और पीछे अकेली वो खौफज़दा रह जाती। कई दफ़ा सियाम के रात टाइम जाने पे वो टोक बैठती, तुम लोगों को रात को लाजमी जाना होता है, दिन को निकल जाया करो, मुझे डर लगता है अकेले, किसी रोज़ खौफ से ही मैं मर जाऊंगी। वो चुपचाप सुनने जाता। क्या करें बीबी, हमारी मजदूरी ही रात टाइम की है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बेशक घर में तुम अकेली होती हो, मगर इससे घर के आसपास मेरे निगरान मौजूद रहते हैं 24 घंटे, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। वो आखिर में शरारत से उतर आया था। मजदूरी सीधी तरह नहीं कहेगा, चोरी करना नहीं छोड़ेंगे।
वो बड़बड़ाती उठ जाती और वो अनसुनी करता हुआ बाहर निकल जाता। उस रात भी वो उसके सोने का वेट कर रही थी, नज़रें ही हाथ में थामे मैगज़ीन पर थीं। जब उसे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद में जा चुका है, वो सोने के लिए लेट गई। अगले ही लम्हे श्याम का मोबाइल वाइब्रेट हुआ था, साथ ही बजने लगा था। वो दंग रह गई। जब मोबाइल की वाइब्रेशन पे ही वो तेज़ी से उठ बैठा। ट्यून तो बहुत बाद में बजी थी। वो अलर्ट होकर सोता था। वो तो समझती थी कि वो गहरी नींद होता है। जी सर, यस सर की गर्दान करते हुए वो जल्दी से बिस्तर छोड़ चुका था। आंखों पे बाजू रखे वो गहरी नींद सोने का तासुर दे रही थी, मगर आंख की झिरी से मुसलसल श्याम की हरकत पे नज़र रखती थी। कॉल बंद करने के बाद अब वो कोई नंबर पेश कर रहा था। हेलो इलियास। दूसरी तरफ शायद राब्ता हो गया था। सुनो, जल्दी से सब रेडी हो जाओ, हमें अभी निकलना होगा। इस दफ़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और माल भी पहले से बढ़कर है। हरी अप। कॉल बंद करके वो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा और अपना मखसूस ब्लैक लिबास निकालकर वॉशरूम में जा घुसा था। वो साकत लेटी गहरी गहरी सांसें लेती रही और जिस वक्त वो चेंज करके बाहर आया, वो उसे बेड पे बैठी नजर आई। तुम सो जाओ टेंशन फ्री होके। मैंने बताया था ना कि मेरे आदमी यहाँ पर हर जगह मौजूद हैं। उसे एक नज़र देखकर श्याम ने अलमारी से अपना छोटा सा बैग निकाला, जिसमें वो गालिबन अपना असला रखता था। क्या तुम ये काम छोड़ नहीं सकते श्याम? आस भरी नज़रों से वो उसे देख रही थी। बैग की जिप बंद करते श्याम के हाथ ज़रा देर को रुके थे। ये काम मेरे बाप को भी पसंद नहीं था सिमल। उन्होंने कहा मैं उन्हें छोड़ दूं या इस काम को छोड़ दूं। मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं इस काम के लिए जान तो दे सकता हूँ, मगर छोड़ने का नहीं सोच सकता। खैर, अपना ख्याल रखना। काम ज़रा ज़्यादा है, टाइम भी लग सकता है। तुम अपना नंबर ऑन रखना, मैं फ़ोन करूँगा। अगले ही पल वो उसका सर थपथपाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। वो वहीं अपनी जगह साकत बैठी रह गई थी। उसने कहा था टाइम ज़्यादा लगेगा और वाकई आज उन्हें गए 4 दिन हो गए थे। पहले कभी ऐसा ना हुआ था। एक दिन से ज़्यादा वो कभी भी बाहर ना रहे थे और आज 4 दिन बीत गए थे। सिर्फ एक दफ़ा श्याम की कॉल आई थी। उसमें सिर्फ उसने इतना ही कहा था कि वो 2-3 दिन लगेंगे, तुम जहरा को अपने पास बुला लेना। और उन 4 दिनों में जहरा उसके साथ थी, मगर शाम ढले ही आज उसका भाई उसे लेने आ गया था। उसकी माँ की तबीयत ठीक ना थी, सो जहरा चली गई थी और सारी रात वो कमरे को लॉक किए अकेले घर में थर थर काँपती रही। श्याम का नंबर भी मुसलसल ऑफ था, जो अगले 2 दिन मज़ीद ऑफ रहा। उन 2 दिनों में भी जहरा चंद मिनट के लिए आई थी। आज 7वां दिन था। बाहर गहरी सियाह रात, बाहर वक्फे वक्फे से होती बारिश से आज भी यकीन हो चला था कि वो वापस नहीं आने वाला है। श्याम का फ़ोन भी मुसलसल ऑफ था और आज तो मौसम की वजह से सिग्नल भी प्रॉब्लम कर रहे थे। यूं ही नीम दराज मोबाइल को देखते देखते ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी और जिस वक्त वो बामुश्किल से ही सहमी बैठी गहरी नींद में पहुंची थी, तभी बारिश में भीगा निढाल सा थकन से चूर वजूद लिए वो बाहर से कमरे का लॉक खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। जब से वो इस रूम में सोने लगा था, उसने एक एक्स्ट्रा चाबी बनवा कर अपने पास रख ली थी। सामने ही वो कंबल में दुबकी सीधी लेटी मीठी गहरी नींद में थी। एक हाथ में मोबाइल दबा था। ब्राउन घने लच्छेदार सिल्की बाल दूर तक तकिए पे बिखरे पड़े थे। इतने दिनों की थकान भुलाए वो बेइख्तियार सा उसके करीब चला आया था। आहिस्ते से उसके हाथ में से मोबाइल लिया, यूं ही सरसरी सा चेक करने के लिए। इनबॉक्स खोला। बेशुमार पैगामात उसके नंबर पे भेजे गए थे, जो शायद मौसम की ख़राबी की वजह से कहीं रास्ते में ही अटके रहे थे। घर जल्दी आने का, अकेले डर लगने का, किसी में डांट, किसी मैसेज में गुस्सा, किसी में फ़िक्र। कॉल लॉग में भी चंद मिनट पहले उसी के नंबर पर कॉल की गई थी का साइन था। मोबाइल साइड टेबल पर रख कर श्याम ने उसे देखा था। मीठी गहरी नींद से ज़रा भी महसूस न होता था कि चंद मिनट पहले वो किस खौफ का शिकार रही थी। लंबी पलकें बंद आंखों के पीछे ना जाने कौन सा सुहाना ख्वाब था। होठों पे बदस्तूर नरमी सी मुस्कुराहट फैली थी। अगले ही पल वो बेइख्तियार ही झुका था और उसकी पेशानी चूम ली। कई लम्हे वो उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत रकम करता रहा। वो नींद में कसमसाई थी। श्याम बेइख्तियार ही सीधा हुआ था। शऊर की मंजिलें तय करते हुए वो नीम आंखों से कितनी ही देर श्याम को देखती रही और अगले ही पल झटके से उठ बैठी थी। तुम कब आए? वो उसके इंतहाई करीब बैठा था। वो खिसक के दूर हुई। सिंगल बेड होने की वजह से ज़्यादा दूर ना हो सकी थी। अभी आया हूँ, चंद मिनट ही हुए हैं। वो उसकी हरकत नोट कर चुका था। न जाने क्यों दिल में टीस सी उठी थी। तुम चेंज कर लो, भीगे हुए हो, बीमार हो जाओगे। वो तेज़ी से उठने लगी जब श्याम ने बेसाख्ता ही उसका हाथ थाम लिया और सिमल को लगा जैसे किसी जलते तवे ने उसे छू लिया हो। तुम्हें बुखार है? मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, खा के मेडिसिन खा लेना और ये कपड़े भी चेंज कर लो, गीले। सिमल,
तेज़ तेज़ बोलती वो उठी थी जब श्याम बेइख्तियार बोल उठा था। सीमल ने बेइख्तियार मुड़कर उसे देखा था। वो उसे ही देख रहा था। क्या क्या नहीं था नज़रों में? धड़कन हद से सवा थी। सीमल ने बेइख्तियार ही नज़र चुराई थी। इसमें पहले वो कमरे से निकलती श्याम ने बेसाख्ता ही कलाई थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। मैं बहुत थका हुआ हूँ सीमल, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मेरी थकान उतार दो। धीरे धीरे से सरगोशी करता वो उस पर झुका था। श्याम पिंजरे में कैद तोते की तरह फड़फड़ाई थी। सीमल प्लीज़। अपनी मजबूत बाहों में लेते हुए वो उसे अपने सीने में छुपा गया था। अगली सुबह उसकी आंख सीमल की सिसकियों की आवाज़ पर खुली थी। मुश्किल से अपनी दुखती आंखों को खोलकर अपने दाईं तरफ देखा। वो कंबल ओढ़े उसके बेड पे मौजूद था, जबकि सीमल बेड से नीचे पायती वाली साइड पे घुटनों में सर दिए बैठी थी। जिस्म होले होले लरज़ रहा था। श्याम ने दोनों हाथों से फोड़े की मांद अपने दुखते सर को दबाया था और झटके से उठ बैठा था। सीमल की सिसकियां हथौड़े की मांद उसके दिमाग में बज रही थीं। कंबल खुद पर से हटाते हुए वो उसके करीब जा बैठा। सीमल धीरे से उसके बाजू पे हाथ रखा। झटके खाता वजूद थम गया था। सीमल ने सुर्ख होती भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। सुता हुआ चेहरा श्याम के दिल पे जैसे घूंसा पड़ा था। सीमल इसमें रोने की क्या बात है? बीवी हो तुम मेरी। सर में पड़ने वाली ठीस से इग्नोर करता वो आहिस्ते से उसे थाम के बोला था। सीमल ने दोनों हाथों से जोर लगाकर उसे खुद से दूर किया था। तुम एक डाकू हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानती मैं। मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, समझे तुम? वो ज़ोर से चीखी थी। श्याम ने अपने चकराते सर को थामा था। कितनी ही देर वो उसे रोते देखता रहा था। सीमल यार मेरी बात तो सुनो। धीरे से उसका रुख अपनी जारी मोड़ का और किसी कटी हुई शाख की तरह उसके सीने से जा लगी थी। तुम बहुत झूठे हो। तुमने कहा था तुम मुझे मेरे माँ बाप के पास छोड़ाओगे, मुझे तलाक दे दोगे, मुझे ये हक नहीं जताओगे। तुमने झूठ बोला। तुम एतबार के लायक ही नहीं हो। अल्लाह करे तुम मर जाओ श्याम, अल्लाह करे मर जाओ। उसके आगे उबलते सीने में मुंह दिए वो तड़प तड़प कर रो दी थी। अल्लाह करे मैं मर जाऊं सीमल, तुम्हारी बद्दुआएं मुझे लग जाएं। धीरे से सरगोशी करता वो एक बार फिर उसे अपने बाजू में भींच चुका था। भाभी, श्याम उठा नहीं अभी तक? इलियास 3 दफ़ा उसका पहुंच चुका था। वो सुबह से किचन में थी, वापस अपने कमरे में नहीं गई थी। नहीं भाई, आप खुद ही जाकर दिखाएं, शायद उठ चुके हो। खुद को मसरूफ़ जाहिर करते हुए वो बोली थी, जिसका साफ मतलब था कि वो कमरे में जाना ही नहीं चाहती थी। इलियास वापस मुड़ गया था। श्याम को रात से बुखार था और उसे जैसे परवाह न थी। वो सुबह की दोबारा रूम में नहीं गई थी और फिर काम ख़त्म करके रात गए वो रूम में आई, तब भी वो यूं ही बेसुध पड़ा था। सीमल का दिल चाहा कि वो उसे उठाने की बहाने ही सही पर उसका बुखार चेक करे, मगर अगले ही लम्हे अपनी ही सोच पर लानत भेजती वो ज़मीन पर बिछे गद्दे पर आ लेटी। उसके बेड पर वो काबिज था ना। नींद ने लम्हों में ही उसे आ लिया था। रात के न जाना कौन सा पहर था जब अजीब सी घराहटों भरी आवाज़ पे उसकी आँख खुल गई थी। बेइख्तियार ही ध्यान श्याम की तरफ गया था। अगले ही लम्हे वो चौंक उठी। नज़र बेड तक गई थी जहाँ मुसलसल कुछ बड़बड़ाते हुए वो ज़ोर ज़ोर से सर तकिए पर पटक रहा था। जल्दी से उठकर वो उसके करीब आई थी। अम्मा, नाजी, पानी, वो हल्के हल्के बड़बड़ा रहा था। श्याम। सीमल ने अपना यख होता हाथ उसकी सुलगती पेशानी पर रखा था, मगर अगले ही पल खींच लिया। उसे लगा जैसे उसने जलते तवे में हाथ डाल दिया हो। पानी दो, श्याम धीरे से बड़बड़ाया था। आंखें हुनूस बंद थीं। सीमल ने उठकर साइड टेबल से पानी का जग लिया और गिलास में डालकर उसके करीब चली आई थी। श्याम, पानी पी लो। झुककर आहिस्तेगी से उसकी गर्दन में हाथ डालकर ज़रा सा ऊंचा किया और गिलास उसके मुंह से लगा दिया था। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? श्याम ने आंखें खोलकर उसे देखा था और अपने माथे पर पड़ा सीमल का हाथ ज़ोर से झटका था। वो गुंग रह गई। वो उसे पहचान नहीं रहा था। श्याम, मैं सीमल, तुम्हारी बीवी। उसे बेइख्तियार ही रोना आया था। कौन सीमल? नाजो किधर है? अम्मा को बुलाओ। सर को ज़ोरों से बैकग्राउंड से पटका था। सीमल ने बेइख्तियार उसे थामा। वो होश व खरोश से बेगाना था। श्याम, वो बेसाख्ता ही रो दी। एक मजबूत तवाना मर्द को संभालना कितना मुश्किल था। वो बेदर्दी से सर बैकग्राउंड से मार रहा था। खून की नन्ही नन्ही सी धार पेशानी के किनारे से निकल रही थी। वो डर गई थी। बेसाख्ता रोते हुए श्याम के सर को अपने कमज़ोर बाजुओं में छुपा लिया था। शायद वो भी रोकने का एक तरीका था। नाजो, सर में बहुत दर्द है। श्याम ने अंगारा होती आंखों से उसे पे टिका दी थी। नाजो,
धीमी सरगोशी नुमा आवाज़ थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुनूदगी में चला गया। सिमल कितनी ही देर उसका सर दबाती रही थी। नाजुक कौन थी? श्याम का उससे क्या ताल्लुक़ था? जहन में कई सवाल गर्दिश करते रहे। काफ़ी देर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती वो उसी सोच में डूबी उसे देखती रही। जब फजर की अजान के साथ श्याम की आँख खुली थी। सिमल, पानी। और सिमल ने जल्दी से उठकर पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया था। शुक्र है बुखार काफ़ी कम हो चुका था और अब वो उसे पहचानने भी लगा था। वो बैठी आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबाती रही और वो अब अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। शायद गर्मी लग रही थी, बुखार भी तो बहुत तेज़ था ना। सिमल ने नरमी से उसका हाथ हटाकर बटन खोल दिए। श्याम ने सिमल के यख होते हाथ अपने सीने पर धर लिए। मुझे कभी भी मत छोड़ कर जाना सिमल, वरना मैं मर जाऊँगा। उसका एक हाथ मजबूती से थामे दूसरी आंखों पर रखते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया था। रात की थकी मांदी नींद से बंद होती आंखें लिए सिमल ने धीरे से अपना सर उसके सीने में टिका दिया था। वो कई दफ़ा अक्सर बातों के दरमियान कभी कभी उससे इसके घर वालों का जिक्र छेड़ देती, मगर वो हर मर्तबा टाल जाता था। बात हंसी में उड़ा देता था और वो भी ज़्यादा जोर ना देती थी। शायद वो बताना नहीं चाहता था। 2 दिन उसे बुखार रहा था और वो काफ़ी वीक भी लग रहा था। ये 2 दिन लड़के दिन भर उसके रूम में पाए जाते और वो सारा दिन किचन में गुजार देती थी। कभी एक चीज़ बताने, कभी दूसरी। लड़कों के होते हुए वो कम ही कमरे में जाती थी। सारे ही उसे इज्जत से बुलाते। उसे आते देखकर वो जगह ही छोड़ देते, चाहे वो कमरे हो, किचन हो या सहन हो। मगर वो कम ही किसी से बात करती थी। इस वक्त भी वो रूम में आई तो इलियास श्याम के पास कोई फाइल लिए बैठा हुआ था। उसे आते देखकर ही, अच्छा बॉस, बाकी मैं देख लूँगा, आप आराम करें, कहकर कमरे से निकल गया था। वो एक नज़र श्याम को देखकर, जो उसी की तरफ मुतवज्जा था, अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में जा घुसी थी। और जिस वक्त वो बाहर आई, श्याम फ़ोन कान से लगाए किसी से बातों में मगन था। उसे आते देखकर फ़ोन बंद कर दिया। वो बाल सुलझा रही थी। उसे मसरूफ़ देखकर श्याम ने फ़ाइल उठाई। ये नाजू कौन है? फ़ाइल का सफ़ा पलटते उसके हाथ ठिठके थे। सिमल ने कनखियों से उसे देखा था। तुम क्यों पूछ रही हो? फाइल बंद करके साइड पर रख दी थी। इस रात बहुत पुकार रहे थे उसे, कोई बहुत ही स्पेशल है? सिमल ने एक नज़र उसके चेहरे का जायज़ा लिया, जिस पे ना जाने उसका नाम पे कैसी चमक आ गई थी। होठ भी खुद ब खुद ही मुस्कुराने लगे थे। हाँ, बहुत स्पेशल है, जान है मेरी। श्याम के होठों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट रेंगने लगी थी। कितनी जानें हैं तुम्हारी? लगे हाथों पे ये भी बता दो। सिमल ने हाथ में थामा ब्रश ज़ोर से टेबल पर पटका था। न जाने क्यों गुस्सा आ गया था। श्याम ने बेसाख्ता ही गर्दन उठाकर उसे देखा था। छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि अमली तफसीर बनी वो सामने खड़ी थी। 1 2 3, पूरी 3 जाने हैं मेरी। वैसे मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। कुछ चूल्हे पर चढ़ाकर आई थी क्या? मासूमियत से आंखें पटपटाते सिमल को देखा था। ना जाने क्यों अब उसे तंग करते मज़ा आने लगा था। मैं क्यों जलने लगूंगी? जलती है मेरी जुत्ती। मेरी तरफ से जाओ भाड़ में। 3 बनाओ या 300 बनाओ मेरी बला से। वो तनफन करती हुई उसके पास से गुजरते हुए बाहर जाने लगी थी, जब बेइख्तियार ही हंसते हुए श्याम ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। कसम से आज पक्की मेरी बीवी लग रही हो, लड़ती झगड़ती लड़ाका बिल्ली। श्याम ने उसे बाजू के घेरे में लेते हुए कहा था जब वो भड़क उठी थी। हटो परे, तुम मर्द होते ही मतलब परस्त हो। एक छोड़ी, दूसरी पकड़ ली, दूसरी से दिल भर गया, तीसरी पकड़ ली। बड़बड़ाते हुए श्याम का हाथ बाजू से झटका था। श्याम ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। तुम्हारी नज़र में मर्द ऐसे होते हैं तो मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ सिमल। मेरी ज़िंदगी में तुम आई हो जो पहली हो और आखिरी भी। तुम ही हो और तुम ही रहोगी। दोनों हाथों से उसका चेहरा थामे वो संजीदगी से बोला था। हाँ तो उस रात नाजो नाजो ऐसे कर रहे थे कि पता नहीं कब से बिछड़े बैठे हो उन मोहतरमा से। ज़ोर ज़ोर से बोलती वो उसके हाथ झटकती उठ गई थी। यार, अब मेरी सगी बहन से भी चलोगी तुम? सर पर हाथ फेरते हुए श्याम ने शरारत से उसे देखा था। सिमल ठिठक कर उसे देखने लगी थी। सच में बहन है तुम्हारी? जितनी तेज़ी से उठी थी उतनी ही तेज़ी से वापस बैठ गई थी। सच्ची मुच्ची तुम्हारी कसम। श्याम की आंखों में शरारत भरी थी। तो मुझे वहाँ क्यों नहीं ले जाते? यहाँ क्यों रखा है? अपने माँ से मिलवाओ, अपने बाबा से, अपनी बहन से। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनसे मिलूं। वो उसका हाथ थामे आहिस्ते से बोली थी। श्याम गहरी सांस भरते हुए उसे देखने लगा था। ले जाऊंगा यार, अभी टाइम नहीं आया है। अभी नाराज़गी चल रही है ना उनसे? बैकग्राउंड से टेक लगाते हुए वो धीरे से बोला था। तुम मुझे ले चलो, वहाँ मैं सबको राज़ी कर लूँगी, देखना तुम। वो जोश से बोलती मज़ीद उसके करीब हुई थी। शौहर को तो राज़ी करती नहीं हो, देखना तुम सीधी जहन्नम में जाओगी, शरारत से कहते हुए श्याम ने उसे बाजू में भरा था। श्याम प्लीज़, तुम हर बार मुझे यूं ही टाल देते हो, आज तुम। वो यूं ही चीखती चिल्लाती रह गई। श्याम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया।
वो बेबसी से फड़फड़ाती रह गई थी। वो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, मगर ध्यान बाहर लाउंज में बैठे सियाम और उसके साथियों की जानिब ही था। किचन की खिड़की से साफ बाहर नजर आ रहा था। बातों की आवाज़ भी वो आसानी से सुन सकती थी। चारों तरफ कुर्सियों पे फैले हुए 7 अफराद थे। दरमियान में मेज़ पे कोई नक्शा खुला पड़ा था, जिस पे श्याम झुका हाथ में पेंसिल लिए निशान लगा लगा कर समझा रहा था। ये है वो वादी। श्याम की आवाज़ उभरी थी। उसकी वादी के दाईं तरफ ये 8 घर हैं, कुल 8 घर, और इन 8 घरों से चंद गज के फासले पर ये आर्मी कैंप है, जहाँ पे हमें ढाबा बोलना है। कुल 40 आर्मी ऑफिसर हैं। हमें इन्हें ज़िंदा पकड़ना है, और अगर तुम लोगों में से कोई भी एक ज़रा सा भी खतरा महसूस करे तो बजाय ज़िंदा पकड़ने के सबको उड़ा देना। बॉम्ब होंगे हमारे पास। सीमल ने भी इख्तियार ही सीने पर हाथ रखा था। आर्मी ऑफिसर? उसे आर्मी से शदीद इश्क था। याद रखना, हमें पीछे से यही ऑर्डर मिला है, ज़िंदा पकड़ने का, और अगर ना पकड़ पाए तो कोई भी कमीना वापस ज़िंदा ना जा सके, समझे तुम लोग? वो अब बारी बारी सबको देख रहा था। यस बॉस। सब लड़कों ने गर्दनें अज़बात में हिलाई थी। सीमल का हाथ बेइख्तियार ही कलेजे पर पड़ा था। नहीं श्याम, नहीं, इस बार नहीं। पाक आर्मी को ख़त्म करने का तुमने सोचा भी कैसे? इस बार मैं तुम्हें अपनी मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपना शौहर ही क्यों ना गंवाना पड़े। दिल ही दिल में वो श्याम से मुखातिब हुई थी। कान अब भी बाहर थे, जहाँ अब श्याम जिस दिन अटैक करना था उस दिन की टाइमिंग और कब निकलना है दिन बता रहा था। वो ध्यान लगाकर सुनने लगी। वो कमरे में अफसरदगी सी सर झुकाए हाथ में मोबाइल थामे उस स्क्रीन को घूरती रही, देखे जा रही थी। जहन कहीं और था। इसी लम्हे वो बोलता हुआ श्याम अंदर आया था। सीमी यार, वो मेरे ब्लैक कपड़े निकाल देना, आज रात हमें जाना है। वो अलमारी की तरफ बढ़ा था। दराज खोलकर वो झुककर कोई चीज़ें तलाश करने लगा। सीमल की तरफ से कोई जवाब ना पाकर एवं ही पीछे मुड़कर देखा। वो साकत सी बैठी मोबाइल स्क्रीन को घूरे जा रही थी। वो दराज बंद करते हुआ सीधा हुआ और चलता हुआ उसके बराबर आन बैठा था। क्या हुआ है? उसके हाथ में मोबाइल लेकर उसका रुख अपनी जानिब किया था। तुम जाओ श्याम प्लीज़। डिबडिबाई नज़रों से श्याम को देखा था। श्याम का दिल बेइख्तियार ही डोला था। क्या यार, अब ये मत कहना डर लगता है। कहा ना तुम्हें कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। आसपास बहुत से निगरान छोड़ रखे हैं मैंने। गाल पे बहते उसके आंसू साफ करते हुए वो बेइख्तियार ही मुस्कुराया था, मगर अगले ही पल वो सिसकती हुई उसके सीने से जा लगी। प्लीज़ श्याम मत जाओ, मुझे बहुत डर आ रहा है। आज जैसे कुछ हो जाएगा। हम तुम्हारे घर चलते हैं, हम सबको मना लेंगे, मैं सबको पाँव पकड़ लूँगी, मगर प्लीज़ प्लीज़ आज मत जाओ। वो रो रही थी, इल्तिजा कर रही थी। साकत बैठे श्याम को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। वे इख्तियार ही उसका चेहरा उठाकर अपने सामने किया। ऐसे क्या वजह थी जो वो यूं तड़प कर रोई थी? वरना पहले तो वो सिर्फ गुस्सा करती थी और चुप हो जाती थी। वो बात बताओ सीमल, जो तुम्हें डरा रही है। उसकी आंखें साफ करता वो धीरे से बोला था। सीमल ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, बस तुम मत जाओ प्लीज़, आज मत जाओ। सीमल प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। श्याम के पूछते ही वो फूट फूट कर रोती थी। तुम लोग आज आर्मी ऑफिसर को मारने जा रहे हो ना? मैंने सब सुन लिया श्याम। सीमल ने डबडबाई नज़रों से श्याम को देखा था। मत करो श्याम, यही आर्मी हमें सर्द गर्म में बचाती है। इसी आर्मी को ख़त्म करने का सोच रहे हो? आंसू पोंछते हुए श्याम को देखा था। श्याम ने गहरी सांस भरते हुए उसे देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम पागल हो डॉक्टर, वापस आकर तुम्हें बताऊंगा सब कुछ, अभी मुझे देर हो रही है। वो उठ खड़ा हुआ था। तुम लोग जाओगे तो वापस आओगे ना? सीमल भी इख्तियार कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। यार सीमल, कहा ना वापस आकर सब बताऊंगा तुम्हें। वो मुस्कुराता हुआ उसे शानों से थामे हुए बोला था। इसी वक्त इलियास घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। बॉस, अकबर का फ़ोन आया था। किसी मुखबिर ने पुलिस को खबर कर दी है, थोड़ी ही देर में यहाँ रेड पड़ने वाली है। श्याम ने मुस्कुराते लब बंद हुए थे। तुम जाओगे तो वापस तो आओगे ना? सीमल की बात अब समझ में आई थी। सीमल, तुमने? वो बेयकीनी से सीमल को देखे गया। तुम चोरियां करते रहे, डाका डालते रहे, मैं चुप रही, मगर श्याम, जब बात वतन के जवानों पे आ जाए तो मुझ जैसी लड़कियां खामोश नहीं बैठती। मैंने सब बता दिया। एक आंसू तड़पता सिसकता हुआ लुढ़कता हुआ गाल तक आया। श्याम ने कर्ब से आंखें मूंद ली थी। बॉस, आप भाभी को लेकर पीछे वाले रास्ते से निकले, वहाँ शब्बीर गाड़ी समेत मौजूद है, बाकी पुलिस को हम लोग संभाल लेंगे। इलियास ने बेयकीनी के भंवर से निकलते हुए श्याम को सिचुएशन समझाई थी। नहीं इलियास, यूं ही तो यूं ही सही, इसे हम चोर लगे, डाकू लगे, अब अरेस्ट करवा रही है तो ठीक है। मैं भी वही मर्द हूँ जो अपने काम के लिए सीने पर गोलियां खाने को भी हाजिर रहता है।
सियाम तेज़ी से आंखें साफ करता हुआ बाहर जाने लगा जब इलियास ने तेज़ी से उसका रास्ता रोक लिया। नहीं सियाम, भाभी को कुछ नहीं जानती, अगर जानती होती तो ऐसा कभी ना करती। इनकी पहली गलती समझकर ही सही, यहाँ से निकलो इन्हें लेकर। तुम इसको मेरे घर छोड़ देना इलियास, जाओ तुम, बाकी मैं निपट लूँगा सबसे यहाँ। सियाम ने उसके बाजू झटकते थे मगर वो भी इलियास था उसका वफादार। नहीं सियाम प्लीज़ मत कर यार, निकलो यहाँ से, टाइम नहीं है। भाभी प्लीज़, आपको जो भी ज़रूरी चीज़ लेनी चाहिए ले लें, लेकिन जल्दी करें, इलियास सियाम को समझाते हुए सीमल से बोला था और सियाम को थामकर बाहर ले गया था। एक बार फिर रात गए वो लोग निकले और सियाम कितने गुस्से में था। पूरा रास्ता सीमल को लगा वो उसे उठाकर गाड़ी से बाहर ही फेंक देगा। सारा रास्ता उसने सीमल से बात तक नहीं की थी। रात गए गाड़ी एक आलीशान महल के आगे रुकी थी। वो गाड़ी से उतरा था, सीमल भी उतर आई थी। सियाम बिना उसे देखे बिना मुखातिब किए ही अंदर की जानिब बढ़ गया था। वो उंगलियां मसलती वहीं खड़ी रही। बशीर ने डिग्गी की जानिब बढ़ते हुए उसे खड़े देखा था। भाभी आप भी अंदर जाएं, मैं सामान लेकर आता हूँ, कहता हुआ आगे बढ़ गया था। सीमल भी जहाँ सियाम गया था वहीं चल दी। लाउंज में दाखिल होते ही सामने का मंजर सियाम के गले से एक खातून रोते हुए कुछ कह रही थी। एक लड़की के पास खड़ी मुस्कुराती हुई आंखें साफ कर रही थी। सामने सोफे पे एक और वजूद भी साकत बैठा था। अरे भैया, ये सीमल भाभी है ना? तभी उस लड़की की नज़रें सीमल पर पड़ी थी। अगले ही पल वो तेज़ी से उसके गले लगी थी। पता है आपको, भैया आपकी कितनी बातें बताते थे, मेरा दिल करता था कि उड़ते हुए आपके पास पहुंच जाऊं। वो उसके दोनों हाथ थामे पुरजोश से बोले चली जा रही थी। उसी पल श्याम और सीमल की नज़र टकराई थी। अरे नाजू हट पड़े, मुझे मिलने दे अपनी बहू से, मैं वारी मैं सदके मेरे श्याम की दुल्हन। अब वो खातून श्याम से अलग होकर उसके करीब चली आई थी और मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम रही थी। माँ हूँ मैं इसकी, बताया होगा इसने, वो अब सीमल से पूछे जा रही थी। सीमल ने बेसाख्ता ही उसे देखा जो अब उसे इग्नोर किए सोफे पे साकत बैठे वजूद से मिल रहा था। ये वालिद हैं श्याम के, आओ तुम्हें भी मिलवाऊँ। वो सीमल की तवज्जो श्याम के पास बैठे वजूद पर मरकूज़ देखकर बोली थी। श्याम की दुल्हन है, उसके बाबा के दूसरी तरफ बैठते हुए वो श्याम के वालिद को बता रही थी। उन्होंने बेसाख्ता ही कांपते हाथों से उसके सर पर रखे। नांजाज ने बताया है मेरे बारे में, मैं बाप हूँ इसका। वो अब सीमल से मुखातिब थे। सीमल ने सर उठाकर उसे देखा था। वो अब भी सर झुकाए बाबा की दूसरी जानिब बैठा और अज़बात में सर हिलाया था। रात गए वो लोग बातें करते रहे थे। नाजू और श्याम के कमरे में छोड़कर गई थी और रात गए श्याम का इंतज़ार करते करते ना जाने वो कब सो गई। सुबह आँख खुलते ही पहली नज़र साथ वाले बिस्तर पर पड़ी थी। बग़ैर शिकनों वाली चादर साफ जाहिर कर रही थी कि वो रात कमरे में ही नहीं आया था। वॉशरूम का दरवाज़ा भी वैसे ही खुला था जैसे रात को उसने छोड़ा था। आहिस्तेगी से कंबल हटाती वो उठी और वॉशरूम में जा घुसी। उस रात जब वो गद्दा उठाया उसके बगैर इजाज़त लिए उसके कमरे में आ घुसा था, तब वो कितना परेशान हुई थी। और आज रात वो कमरे में क्यों नहीं आया था, वो इस वजह से परेशान हो गई थी। फ्रेश होके जब वो कमरे में आई, सामने ही बेड पे नाजू बैठी नजर आई थी। अरे भाभी, शुक्र है आप उठ गई। पता है मैं सुबह से 3 चक्कर आपके रूम के लगा चुकी हूँ। उसे आते देखकर नाजो तेज़ी से उठ के करीब चली आई थी। खैरियत, क्या हुआ? सीमल चेहरे पे ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए उसकी तरफ देखने लगी। वो क्या है ना, आज आपका हमारे साथ पहला नाश्ता है। ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम किया है अम्मा ने, बस आपका ही जागने का वेट कर रहे थे हम तीनों। नाजो इसके हाथ से ब्रश लेकर उसके बाल सुलझाने लगी थी। तीनों? सीमल ने नासमझी से उसे देखा था। हाँ जी तीनों, मैं, अम्मा और बाबा। नाजो उसके बालों को पुश्त पे खुला छोड़ते हुए बोली थी। श्याम किधर हैं? अरे भाभी, भाई तो रात को ही चले गए। नाजो टेबल पर ब्रश रखते हुए बोली थी। चले गए? सीमल ने नासमझी से उसे देखा था। नाजो ठिठक कर उसे देखने लगी। भाई ने आपको बताया नहीं था क्या? रात जब आप सोने चली गई थी तो उसके 1 घंटे बाद भाई चले गए थे, मगर वो आपसे मिलने रूम में भी गए थे क्योंकि वापसी पे उन्होंने कहा था कि वो आपको जाने का बताए आए हैं। नाजो उसे तफसील बता रही थी। ओ, तो श्याम इतने नाराज़गी हैं कि मुझे बताना भी गवारा ना किया तुमने। सर झुकाए वो सोचों में डूबी थी जब नाजू ने उसके कंधों पे हाथ रखा था। भाभी? सीमल ने चौंक कर उसे देखा था। हाँ श्याम आए थे रात, बल्कि रास्ते में ही उन्होंने बताया था वापसी का, बस मुझे ही याद न रहा। चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए वो बोली थी। मुझे पता है आप भी उनकी जॉब से राज़ी नहीं होंगी, बाबा भी राज़ी नहीं थे। राज़ी तो मैं और अम्मी भी नहीं थी, बस उनकी खुशी के लिए मानना पड़ा है। इतने खुले माइंड के लिए बेटे ने डाकू बनना चाहा और अम्मा और बहन मान गई। दरअसल उनकी जॉब ही ऐसी थी कि महीनों बल्कि सालों बाद वो अपनी शक्ल दिखाते हैं। बस यही बात मुझे और अम्मा को पसंद नहीं थी, बाकी तो कोई मसला नहीं था। बस बाबा अपना दिल बड़ा ना कर सके।
एक ही तो बेटा है उनका, इस जॉब में जान हथेली पर लिए फिरते हैं, न जाने कब किस वक्त क्या हो जाए। बस इसी बात पे पापा डरते हैं। भाई से प्यार जो करते हैं, यानी कि सब जानते हैं कि बेटा डाकू है। हद है, कितनी फ़ख्र से सबको बताते हैं। नाजू उसे तफसील बता रही थी और वो दिल ही दिल में कोड़ रही थी। आपको पता है भाभी, शुरू के कई माह भैया ने हमें बताया ही नहीं इस जॉब का। बस यही कहते एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है, मगर एक दिन अचानक कुछ आदमी आए और भाई को ज़बरदस्ती ले जाना चाहा। तब अब्बा दरमियान में आ गए। तब भाई को बताना पड़ा। उस दिन हमें पता चला कि भाई सीक्रेट एजेंट हैं, पाकिस्तानी जासूस। सीक्रेट एजेंट? सीमल ने आंखें फाड़कर उसे देखा था। यानी कि इतना अरसा में पागल बनी रही। हमें भाई ने बताया ही नहीं, पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने कब आर्मी में अप्लाई किया और कब वो इस पोस्ट के लिए चुन लिए गए। हमें भी पता नहीं चलता अगर वो लोग हमारे घर ना आते। बाद में बाबा ने बहुत शोर मचाया, भैया को रोका, मगर भैया ने ना माने। उल्टा बाबा की धमकी पे घर ही छोड़ गए। ये तो अब 6 माह पहले अम्मा की बीमारी का सुनकर दौड़े चले आए थे, या कल अचानक से आ गए थे। नाजू ने तफसील बता रही थी और वो मुंह खोले हक धक बैठी थी। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? उसे डाकू समझती रही और पुलिस को भी कॉल करके उसे गद्दार कहलवाया। उफ खुदाया, अब क्या होगा? उस दिन वो पुलिस से छुप क्यों रहा था? सवालात ने जहन में खलबली मचाई थी। सीमल ने नाजू की तरफ देखा, जो अब उसे नाश्ते का कहते हुए बाहर निकल रही थी। सीमल ने उसे आने का इशारा किया और तेज़ी से मोबाइल की तरफ आई। अगले ही पल वो श्याम का नंबर पेश कर रही थी। कितनी ही देर वो उसका नंबर मिलाती रही और वो आगे से कॉल काट देता। आखिर तंग आकर श्याम ने मोबाइल ही ऑफ़ कर दिया था। और फिर 3 माह का अरसा बीत गया। कोई दिन, बल्कि कोई ऐसा लम्हा ना था जब उसने श्याम का नंबर डायल ना किया हो, मगर हर बार नंबर बंद मिलता। बहाने से वो नाजू से बातों बातों में श्याम का पता करती और आगे से उसका एक ही जवाब होता, भाभी भैया ऐसे ही करते हैं, महीनों घर नहीं आते और फ़ोन तो महीनों में 1 आध बार ही करेंगे। इस जॉब का यही तो प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आप भी हमारी तरह आली हो जाएंगी। और वो मुंह बसोर के रह जाती। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसके घर में आए। उसे 1 ही हफ्ता हुआ था और उसे खबर मिली थी कि वो प्रेग्नेंट है। तब सारा दिन, वो सारी रात श्याम का नंबर मिलाती रही थी। पहली बार उसका दिल किया था कि कहीं से निकल कर वो अचानक से उसके सामने आ जाए, मगर वो नहीं आया था। नाजो से पूछने पर भी वो हर बार आगे से कहती, भाभी भैया सुनेंगे तो कितने खुश होंगे ना। बस जब भी उनकी कॉल आए, सबसे पहले मैं उन्हें यही खुशखबरी दूंगी, देखना भागे चले आएंगे। और वो समझ जाती नाजू की भी अभी श्याम से कोई बात ना हुई थी। वो शिद्दत से उसकी मुंतज़र थी और जिस दिन उसकी डिलीवरी थी, नाजू का हाथ थाम कर अपने मचलते आंसुओं को उसने बेदर्दी से रोका था। नाजू प्लीज़ श्याम को बुला लो। भाभी मैं रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने मैसेज छोड़ दिया है उनके नंबर पे। इंशाअल्लाह आपके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही देखना वो हमारे साथ होंगे। नाजू उसके हाथ थपथपाते हुए बोली थी और फिर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। उस रात उसने तड़पते सिसकते श्याम के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सुबह जब वो होश में आई तो करीब ही नाजू बच्चों को कॉट में झुकी नजर आई थी। अम्मा उसके सिरहाने बैठी तस्बीह कर रही थी, जबकि खिड़की के करीब बाबा जान कुर्सी पर बैठे थे। वो कहीं नहीं था। मुबारक हो भाभी, 2 बच्चों की अम्मा बन गई हैं आप। नाजू उसे जागते देखकर करीब आई थी। अम्मा ने बेसाख्ता झुककर उसकी पेशानी चूमी थी। बाबा जान भी उसे जागते पाकर उसके करीब चले आए थे। सीमल ने मुस्कुराकर गर्दन मोड़कर कॉट की जानिब देखा था, जहां गुलाबी और आसमानी कंबलों में लिपटे वो दोनों मीठी नींद के मज़े लूट रहे थे। नाजू ज़रा श्याम को फ़ोन तो लगा, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। अम्मा नाजो से मुखातिब थी। सीमल ने भी चौंक के उसे देखा था। अम्मा किया था फ़ोन, मगर भाई से रब्ता नहीं हो रहा। नाजू सीमल को अपनी तरफ देखता पाकर नज़रें चुराती बच्चों की कॉट पे झुक गई। सीमल ने कर्ब से आंखें मूंद लीं और फिर थोड़ी देर बाद नाजू ने सरसरी सा उसे देखा, जो सीने पे हाथ रखे गहरे गहरे सांस ले रही थी। अम्मा नमाज की नियत कर चुकी थीं, जबकि बाबा कमरे से बाहर चले गए थे। भाभी, नाजू तेज़ी से उसके करीब आई। आर यू ओके भाभी? नाजू ने उसे सहारा देकर उठाना चाहा, मगर सीमल की बिगड़ती हालत पे कमरे में मौजूद नर्स तेज़ी से बाहर भाग गई थी। अगली चंद मिनट में ही डॉक्टर्स का झमघट्टा लग गया था। जल्द ही उसे दोबारा इमरजेंसी में ले जाया गया था। अम्मा बाबा साकत बैठे इमरजेंसी के दरवाजे पे नज़रें गाड़े बैठे थे और अस्पताल की ठंडी राहदारियों में मोबाइल कानों से लगाए वो सिसक रही थी। भैया अब बस करें, वो ठीक नहीं है, मर रही हैं, वो मर जाएंगी, आप आ जाएं प्लीज़। रात का 3रा पहर था। बच्चे के रोने की आवाज़ से उसकी नींद टूटी थी। मुंदी मुंदी आंखें खोले उसने देखा तो सामने ही हथेलियों में चेहरा सजाया कोहनियों के बल लेटा वो उसे ही देख रहा था। कितनी ही देर वो बगैर पलके झपके उसे देखती रही।
दूसरे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर गहरी सांस भरती वो बच्चों की जानिब करवट बदल गई। बच्चों को फीड करवाने के बाद वो कितनी ही देर उन्हें थपकती रही। जब वो दोनों गहरी नींद में चले गए तो सीमल ने उन्हें कंबल ओढ़ते हुए बारी बारी दोनों की पेशानियां चूम ली थीं। कितनी ही देर वो उन्हें सोते हुए देखती रही, फिर गहरी सांस खारिज करते हुए वापस मुख्तलिफ सिमत करवट बदल ली थी। तब भी वैसे ही लेटा था, नज़रें उसी एक सेकंड भी ना झपकी थी। सीमल ने कर्ब से आंखें मूंद लीं। चंद सेकंड बाद आंखें खोलकर देखा, वो तब भी उसे ही देख रहा था। सुनो, मेरे ख्यालों में आकर मुझे तंग करना छोड़ दो श्याम। वो आंसू टूट कर तकिए में जज्ब हुए थे। हाथ लगाकर देखो, ख्याल हकीकत बन जाएगा, आजमाइश शर्त है। सरगोशीनुमा आवाज़ पे सीमल ने झटके से आंखें खोलकर उसे देखा, जो चेहरे पे मुस्कुराहट लिए मुसलसल इसी पोजीशन में था। तुम श्याम, तुम आ गए। वो झटके से उठती, मगर अगले ही पल लम्हे कर रह गई थी। श्याम ने जल्दी से उठकर उसे थामा और वो सिसकते हुए उसके सीने में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोती थी। तुम बहुत बुरे हो श्याम, बहुत बुरे। मेरी छोटी सी गलती पर मुझे छोड़ गए। अगर मैं मर जाती तो तुम तब भी ना आते। तुम बहुत बुरे हो। वो तड़प रही थी, मगर श्याम ने शिद्दत से उसे बाजू में भींच लिया था। सॉरी सीमल, सो सॉरी। वो उसके बालों पर बोसा देते हुए धीरे से बोला था। वो और शिद्दत से रो दी थी। वो उसे रोने देना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी भड़ास निकल जाए, आगे का रास्ता खुद ब खुद ही साफ़ हो जाएगा। काफ़ी देर वो रोती रही। वो होले से उसकी कमर से हिलाता रहा। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अगले ही पल वो आंसू साफ करते हुए उससे अलग हुई। श्याम ने मुस्कुराकर उसकी अदा मुलाहिजा की थी। अरे क्यों, सॉरी तो किया है ना? सीमल ने उसे घूर कर देखा था। ओके, दोबारा सॉरी कर लेता हूँ। कान पकड़ के सीमल के देखने पे डरने की एक्टिंग करते हुए उसने बाकायदा कान पकड़ लिए थे। मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुम इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, और मैं एवं ही ख्वामुखा तुम्हें डाकू समझती रही। गुस्से से उसे घूरा था। तुमने मौका दिया था, जो बताता। हर बार अपनी ही सुनाती रही। जब भी बताने की कोशिश की मुँह फुला लेती। श्याम ने उसके लंबे बालों को खींचा था और धीरे से उसे अपने आगोश में छुपा लिया था। सीमल ने भी थक हार के खुद को उसके सुपुर्द कर दिया था। पता है, जिस वक्त नाजू ने कॉल करके बताया था कि तुम आईसीयू में हो, मैं उस वक्त इतना डर गया था सीमल। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। श्याम ने धीरे से उसकी पेशानी चूमी थी। और जिस वक्त नाजू ने मुझे मैसेज किया कि तुम प्रेग्नेंट हो, इस वक्त मैं इतना खुश हुआ था कि दिल चाहता था कि अचानक तुम्हारे सामने चला आऊँ और रोज़ ज़ोर से तुम्हें खुद में भींच लूँ, मगर मुझे खुद पे कंट्रोल करना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा और नाजू का प्लान फ्लॉप हो जाता। सीमल ने नासमझी से उसे देखा था। प्लान फ्लॉप? मैं मतलब ये कि मेरी जान के मैंने एक प्लान बनाया था तुम्हें सुधारने का। इस प्लान में मैंने नाजू को भी मिलाया। श्याम ने उसकी नन्ही सी नाक दबाई थी। हुआ कुछ यूँ कि उस रात जब हम लोग इन आर्मी ऑफिसर्स का जिक्र कर रहे थे, वो पाक आर्मी नहीं थी बल्कि दुश्मन मुल्क के कारंदे थे। हमें खबर मिली थी कि वो लोग कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात चुराने यहाँ आए हैं। हमें ऑर्डर मिला था कि उन्हें ज़िंदा पकड़ना है ताकि उनके आगे के प्लान के बारे में जाना जा सके, और अगर बहालत मजबूरी हम उन्हें गिरफ़्तार ना कर सके तो उन्हें भागने भी ना दिया जाए। और वो प्लान तुमने सुन लिया और अपने नन्हे से जहन के मुताबिक तुमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस जो पहले ही हमारी तरफ से मशकूक थी मौके पर पहुंच गई। मैं तो तुम्हें लेकर निकल आया और पीछे इलियास को पुलिस को अपनी आर्मी ऑफिसर होने का बताना पड़ा। खुफिया एजेंट, इस पोस्ट पे अपने बारे में, अपनी जॉब के बारे में छुपाना पड़ता है, इसीलिए पुलिस हमारी तरफ से मशकूक हो गई थी। खैर, इलियास और बाकी साथियों ने मौके पर पहुँच इन जासूसों की गिरफ्तार कर लिया है, मगर मैंने ठान लिया कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर बेएतबारी के तुम्हारी तरफ छोटी सी सज़ा तो बनती है। मैंने अपने प्लान में नाजू को भी मिला लिया। वो मुझे तुम्हारी बेकरारी के पल पल की खबर देती रही और तुम्हें यूं पोज करती रही जैसे मुझसे बात ही ना हुई हो। मगर उस रात जब तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई, मैं आना चाहता था, मगर मुझे अहम केस के लिए तलब कर लिया गया था। अगली सुबह मुझे नाजू का मैसेज मिला, जुड़वा बच्चों का, मुबारकबाद, और शाम को तुम्हारी तबीयत फिर ख़राब हुई। मैं उसी रात आ गया था। सीमल ने बेइख्तियार चौंक कर उसे देखा था। उसी रात आ गए थे तो आज 6 दिन गुजरने के बाद वो उसके सामने क्यों आया था? मैं बहुत डर गया था सिमी, मैं बहुत शर्मिंदा भी था, मगर तुम मजाक को इतना सीरियस समझकर मुझे छोड़ जाने का सोचोगी, ऐसा तो मैंने सोचा तक नहीं था। मोहब्बत से उसे साथ लगाते हुए उसे के घने बालों में अपने होंठ जमा दिए थे। आइंदा ऐसा मजाक भूलकर भी मत करना श्याम, वरना मैं सच में मर जाऊंगी।
सीमल ने सिसकते हुए उसे देखा था। श्याम ने बेसाख्ता ही उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दोनों जहाँ भी गए अब इकट्ठे जाएंगे, और अब प्लीज़ फिर मत रोना शुरू कर देना। मुझे अपने बच्चों से भी नहीं मिलने दिया है ठीक से। धीरे से सरगोशी करता हुआ चेहरे पर पड़े बालों को कान के पीछे करता वो उसकी भीगी आंखों को चूमते हुए मोहब्बत से बोला था। सीमल धीरे से मुस्कुरा दी थी। कौन सा वाला ज़्यादा प्यारा है, ये वाला या ये वाला? इश्तियाक से कभी बच्चों के छोटे छोटे हाथ थामता, पाँव छूता, नाक दबाता वो उससे पूछ रहा था। तुम ज़्यादा प्यारे हो। सीमल से उसे एकटक देखते हुए हंसी थी। वो तो मैं हूँ जानी, बट इस टाइम मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ था। माँ बाप के लिए सभी एक जैसे होते हैं। सीमल के चेहरे पर ममता का नूर फैला था। मगर इस वक्त तो मुझे बच्चों की माँ ही प्यारी लग रही है। चलो पहले उसे जी भरकर देख लूँ, बाकी अपने शहजादों को सुबह देख लेंगे। उसके कंधे पर ठोड़ी रखते हुए शरीर लहजे में बोला था। सीमल ने उसके सर से होले से सर टकराया था। इसकी सुरीली हंसी ने श्याम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ा गई थी। बदगुमानी की धुंध छट गई थी। मोहब्बतों की चाहतों का जुगनू से सजे रोशन रास्ते इनके मुंतज़िर थे। ख़त्म शुद। नॉवेल नेम है तुम कौन पिया बाय निदा अली। उम्मीद है आप सभी को नॉवेल पसंद आएगा। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आज काफ़ी टाइम बाद, लमसम 1 मंथ बाद मैंने रीडिंग की है, इसीलिए थोड़ा स्लो थी। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। श्याम और सिमल की, मुझे ये आर्मी बेस तो लाइक लड़कियों को सबको पसंद होती है। ये नहीं पता था कि ये सीक्रेट एजेंट है। चलिए मज़ा आया पढ़कर। वैसे वो बेचारी डाकू कह जा रही थी, हीरो इतना प्यारा हीरोइन। चले, अगर आपको नॉवेल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आपका कोई रिकमेंडेशन हो या कोई नॉवेल आप रीड करवाना चाहते हो तो आप मुझे उसका नॉवेल नेम और राइटर नेम बता सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।